हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, समरीज बना रहे होंगे, क्वेश्चंस को लगा रहे होंगे। तो हम लोग आज जहां पे हम लोग ने कल छोड़ा था वहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के उस अब फेज में आ रहे हैं जहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके स्टार्ट हो गए हैं। जैसे इंसोलेशन स्टार्ट हो गया है, टेम्परेचर आज हम लोग करेंगे, हीट बजट करेंगे। ये वो पार्ट्स हैं जहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। आई होप आपको आवाज सही सुनाई दे रही है, आपको लाइट समझ में आ रही है, ठीक है ना? जितने लोग हैं सभी को गुड इवनिंग। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोग जो है बात कर रहे थे, कल हम लोग ने बात करी थी यहाँ पे। कल हम लोग ने बेसिकली बात करी थी किसकी? कल हम लोग ने बेसिकली बात करी थी, यस्टरडे वी स्टार्टेड इंसोलेशन। कल हमने इंसोलेशन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना? कल हम लोग ने जो है इंसोलेशन स्टार्ट करा था, इंसोलेशन। और मैंने आपको बताया था कि इंसोलेशन क्या होता है। इंसोलेशन जो होता है, दिस इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये क्या है? ये आपकी इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। दिस इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये हमारी क्या है? ये हमारी इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, ठीक है ना? दिस इज व्हाट? दिस इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन। क्लियर है बात यहां पे सबके? हाँ, चलो इधर इधर देखो, इधर आओ, फोकस पे आओ। हम क्या लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, उसको छोड़ो। हमने यहां पे बात करी थी आपसे सोलर कांस्टेंट के बारे में। मैंने कहा था जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे हमारा क्या होता है? सोलर कांस्टेंट हमने मेजर करा था। सोलर कांस्टेंट में मैंने आपको बताया था कि इट इज बेसिकली 1.94 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है ना? एक मिनट पे हर सेंटीमीटर स्क्वायर पे 1.94 ग्राम कैलोरीज हमारा अर्थ रिसीव करता है। इसको सिंपल करने के लिए इसको 2 ग्राम कैलोरी हम कर देते हैं। इसको सिंपल करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? 2 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट कर देते हैं, ठीक है ना? और यहां पे जो है, यहां पे ये जो है आपका ये वाला जो है, दिस इज लाइक 2 लांजली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 लांजली बोलते हैं। इसको हम लोग 2 लांजली बोलते हैं। यस, लाइट ज्यादा हो रही है आपका क्या? ठीक है, थोड़ा सा लाइट हम एडजस्ट कर लें, थोड़ा सा लाइट इसको। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग ने यहां पे फैक्टर्स के बारे में बात करा था। फैक्टर्स affecting the distribution of insolation on अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे कौन कौन से फैक्टर्स है? तो मैंने आपको एक फैक्टर बताया था, एक फैक्टर बताया था, सिंपल फैक्टर। मैंने कहा था लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट बताया था। दूसरा मैंने फैक्टर बताया था आपको, योर डिस्टेंस बिटवीन sun and earth. Then we discussed the role of angle of the sun rays, angle of sun rays। यहां तक हमने बात कर ली थी, यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी, ठीक है ना? यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। क्लियर है बात यहां पर? यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। टिल हियर वी हैव डन, है ना? ये हम लोगों ने कर लिया था, ये हम लोग ने कर लिया था, ठीक है ना? अब हम लोग को जो है यहां पे आग हम लोग बात जो करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ एस्पेक्ट, दैट इज योर स्लोप एस्पेक्ट। स्लोप एस्पेक्ट, स्लोप एस्पेक्ट क्या है? स्लोप एस्पेक्ट क्या है? स्लोप एस्पेक्ट के बारे में हम लोग को बात करनी है। व्हाट इज स्लोप एस्पेक्ट? तो स्लोप एस्पेक्ट जो है वो बेसिकली बात करता है कि हमारा किस टाइप का स्लोप है, हम बेसिकली हैं कहां पे, किस टाइप का स्लोप है, हम बेसिकली हैं कहां पे, है ना? उसके बारे में बात करता है। तो यहां पे आप देखेंगे तो सपोज दिस इज लाइक योर प्लेस, दिस इज द प्लेस, ये हमारा प्लेस है। एंड वी आर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। हम लोग कहां पर हैं? हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, वी आर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर।
एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करिएगा। एक मिनट रुकिएगा। अभी लाइट आज इसी में एडजस्ट कर लो, ठीक है ना। यहां पे जो है, यहां पे इमेजिन करिए दिस इज नॉर्दर्न हेमेस्फेयर। अगर हम नॉर्दर्न हेमेस्फेयर में हैं, अगर हम कहां पे हैं, नॉर्दर्न हेमेस्फेयर में, इफ वी आर देयर इन नॉर्दर्न हेमेस्फेयर, अगर हम लोग नॉर्दर्न हेमेस्फेयर में, वी आर देयर इन नॉर्दर्न हेमेस्फेयर, ठीक है ना। लाइट बहुत ज्यादा है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेक, ठीक है ना, एक मिनट रुकिए। नहीं नहीं, फेयर एंड लवली लगा के नहीं आए हैं, लेकिन हम इसमें तो भले ही ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन बहुत काले भी नहीं है दोस्त, ठीक है ना। रुको एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक, 2 मिनट देना मुझे, ठीक है। एक मिनट, आई होप अब ठीक हो गई, ठीक है, अब इतना ठीक है, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, अब ठीक है। चलिए, हमने यहां पे कर दिया है। अब यहां पे देखिए, यहां पे यू हैव व्हाट, नॉर्दर्न हेमेस्फेयर, है ना। हमारे पास यहां पर क्या है, वी हैव नॉर्दर्न हेमेस्फेयर। नॉर्दर्न हेमेस्फेयर में आपको मैं बता दूं कि इट इज लाइक दिस, इन नॉर्दर्न हेमेस्फेयर में दिस इज लाइक योर नॉर्थ। आप अगर नॉर्दर्न हेमेस्फेयर में, दिस इज लाइक योर नॉर्थ, है ना, ये वाला आपका नॉर्थ है, एंड दिस इज, ये इधर आप इमेजिन करो, ये वाला जो स्लोप है, दिस इज नॉर्दर्न स्लोप, और ये वाला जो स्लोप है, दिस इज सर्दर्न स्लोप, ठीक है ना, दिस इज सर्दर्न स्लोप। अगर हमारा कोई माउंटेन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अगर है, कोई हमारा माउंटेन कैसा है, इफ द माउंटेन रेंज, इफ द माउंटेन रेंज in northern hemisphere is in east west direction, अगर कुछ ऐसा हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यू कैन सी, जैसे हमारा इंडिया, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में हिमालयाज आर लाइक दिस, है ना। हिमालयाज को अगर आप देखेंगे इंडिया में, तो हिमालयाज जो हमारे हैं वो इधर यू हैव, दिस इज लाइक वेस्ट, दिस इज लाइक योर ईस्ट, है ना। हिमालयाज हमारे इस तरीके से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, और इनके हिमालयाज में इस तरफ यू हैव सर्दर्न स्लोप, दिस इज साउथ स्लोप, और उस तरफ यू हैव नॉर्थ स्लोप, जो हमें दिख नहीं रहा है। इट इज लाइक दिस, ये वाला सर्दर्न स्लोप है, दिस इज सर्दर्न स्लोप, और इधर पीछे उसके पीछे नॉर्दर्न स्लोप है, जो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे याद रखिएगा, यहां पे जब सनराइज होता है, तो सनराइज आपका जो है हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, याद रखिएगा कि सनरेज इस तरीके से पड़ती हैं, सनरेज यहां से आती हैं, ठीक है ना। सनरेज आपकी जो है साउथ से आपका आता है, सन जो है वो साउथ से आता है, ठीक है। सन आपका साउथ से राइज करता है, इट इज लाइक दिस, इस तरीके से हमारी सनरेज पड़ती हैं। तो जो हमारा सदर्न स्लोप है, सदर्न स्लोप, ये ज्यादा इंसोलेशन रिसीव करता है, नॉर्दर्न स्लोप हमारा इंसोलेशन कम रिसीव करता है। तो अगर ऐसा, जैसे हिमालयाज हैं, या जैसे आप यूरोप में जाएंगे तो यू हैव एल्प्स, है ना,
एल्प्स भी आपके वैसी है, कॉकेशस भी आपके जो है ईस्ट से वेस्ट है। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके इफ द माउंटेन रेंज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अगर है, then the southern slope will receive more insolation। ठीक है ना, याद रखिएगा मैंने क्या बोला यहां पे, मैंने यहां पे बोला then, ठीक है, then the southern slope will receive मोर इंसोलेशन। तो जो सदर्न स्लोप है वो हमारा ज्यादा इंसोलेशन रिसीव करेगा, सदर्न स्लोप जो हमारा है वो ज्यादा इंसोलेशन रिसीव करेगा। याद रखिएगा, अगर आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है तो सदर्न स्लोप विल रिसीव मोर इंसोलेशन, नॉर्दर्न स्लोप आपका कम इंसोलेशन रिसीव करेगा। एंड दिस इज द रीजन, अगर आप एग्जाम्पल के फॉर्म में देखोगे, दिस इज द रीजन, हिमालयाज में देखोगे, इन हिमालयाज है ना, सदर्न स्लोप जो है, सदर्न स्लोप्स वहां पे ज्यादा आपको वेजिटेशन मिलेगा, क्योंकि भाई आपको सनलाइट जरूरी है वेजिटेशन के लिए, और क्योंकि यहां वेजिटेशन है, धूप ऊपर रही है, तो यहां पे आपको ज्यादा सेटलमेंट्स दिखेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट मतलब लोग यहां ज्यादा मिलेंगे, बस्ती ज्यादा मिलेगी। ह्यूमन सेटलमेंट इज मोर, ठीक है ना, मतलब पॉपुलेशन इज मोर, है ना। वहीं पे जो नॉर्दर्न स्लोप है, जो हिमालयस के नॉर्दर्न स्लोप है, क्योंकि इंसोलेशन कम है, ये सब क्यों हो रहा है, ये सदर्न स्लोप वाला जो है, सदर्न स्लोप वाला आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहां पे इंसोलेशन इज मोर, यहां पे इंसोलेशन इज मोर, और इसीलिए सदर्न स्लोप का टेम्परेचर इज मोर, रिलेटिवली मोर, ठीक है ना। नॉर्दर्न स्लोप बैरन स्लोप्स हैं, बैरन स्लोप्स मतलब वेजिटेशन यहां पे नहीं है, क्योंकि रोशनी मिल ही नहीं रही है, ठीक है ना। ये वाला जो है लेस ह्यूमन सेटलमेंट, ठंडी जगह पे लोग नहीं रहेंगे, जहां पे रोशनी नहीं मिल रही है वहां पे लोग नहीं रहेंगे, लेस ह्यूमन सेटलमेंट्स मतलब कि लेस पॉपुलेशन, और यहां पे लेस टेम्परेचर, यहां पे क्या है, लेस टेम्परेचर है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कौन से स्लोप के किस साइड रह रहे हैं, वहां पे सनलाइट कैसे पड़ रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हिमालयाज में जैसे हम देख रहे हैं, कि हिमालयाज में हमारे सदर्न स्लोप जो हैं, क्योंकि हिमालयाज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनराइज आपके साउथ से होता है, और सनराइज जो आपका देख रहे हैं, आपका जो स्लोप्स है, उन स्लोप्स पे जब सनराइज पड़ रहा है तो सदर्न स्लोप फेस करती है सनलाइट को, सदर्न स्लोप फेस करती है, ठीक है ना। नहीं, ईस्टर्न वेस्टर्न स्लोप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ईस्टर्न वेस्टर्न स्लोप नहीं है। दिस इज लाइक योर, ये फेस कर रहा है टुवर्ड्स चेन्नई, ये साउथ में फेस कर रहा है, ठीक है ना, साउथ में फेस कर रहा है। तो जो सदर्न स्लोप है हमारी, सदर्न स्लोप, सनलाइट हमें ऐसे पड़ रही है, सनलाइट जो सन है हमारा वो कुछ ऐसे सनलाइट पड़ रही है, इट इज लाइक दिस, सनलाइट ऐसे पड़ रही है। इंडिया में जो सनलाइट पड़ रही है वो इस तरीके से पड़ रही है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट इस तरीके से पड़ती है, सदर्न हेमिस्फीयर में उस तरीके से पड़ती है, दूसरी तरफ पड़ेगी, तो वहां नॉर्दर्न स्लोप जो है, नॉर्दर्न स्लोप्स आपके गर्म होंगे। इस चीज को रूल की तरह याद कर लो, ये चीज एकदम रूल की तरह इसको याद कर लीजिएगा, है ना, क्लियर है बात यहां पे। तो यहां पे सदर्न स्लोप है, यहां पे नॉर्दर्न स्लोप है, ये रूल की तरह याद कर लो इसको, कि अगर आपका नॉर्दर्न स्लोप में कोई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई माउंटेन है, तो उसका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो सदर्न स्लोप होगा माउंटेन का, ठीक है ना, सदर्न स्लोप होगा माउंटेन का, वहां पे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको ज्यादा इंसोलेशन मिलेगा। एंड इसी वजह से यहां वेजिटेशन भी ज्यादा है, यहां ह्यूमन सेटलमेंट भी ज्यादा है, यहां पॉपुलेशन भी ज्यादा है, यहां टेम्परेचर भी ज्यादा है, ठीक है। इसको लिखो डन करके। 3D एक्सप्लेनेशन इज लाइक दिस यार, 3D एक्सप्लेनेशन इज लाइक दिस, कि यू नो
3D explanation is like this. So this is your west, this is east. This slope is your southern slope. southern slope, ये हमारा southern slope है. This is southern slope. और इधर वाला slope जो हमें दिख नहीं रहा है, this is northern slope. This is northern slope. और ये रेंज जो है, this is west to east. इधर वेस्ट है, this is west, this is east. ये वेस्ट टू ईस्ट है. तो सनलाइट जो हमारी पड़ रही है यहाँ पे जो सनलाइट पड़ती है वो याद रखिएगा, इस रूल को याद रख लो. सनलाइट जो पड़ रही है वो सनलाइट ऐसे पड़ रही है सदर्न स्लोप में. सनलाइट जो पड़ रही है वो सदर्न स्लोप में पड़ रही है. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. सदर्न स्लोप में ही पड़ती है, याद रखिएगा. अगर यही सदर्न हेमिस्फीयर में होता तो सदर्न हेमिस्फीयर में इसी का उल्टा हो जाता. सदर्न हेमिस्फीयर में कुछ ऐसा हो जाता. सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा हो जाता. इस सदर्न हेमिस्फीयर में सन की जो लाइट है वो नॉर्दर्न पार्ट में पड़ती. सदर्न हेमिस्फीयर में इस तरीके से नॉर्दर्न पार्ट में पड़ती. ठीक है, ये याद रखिएगा. ठीक, चलिए. तो यहां पे जो है, यहां पे ये याद रखिएगा, दिस इज योर स्लोप एस्पेक्ट बेटा. ये आपका स्लोप एस्पेक्ट है. ठीक है ना, दिस इज योर स्लोप एस्पेक्ट. ये आपका स्लोप एस्पेक्ट है. ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो विल टॉक अबाउट दिस. हम लोग जो है इसके बारे में अब आगे बात करेंगे. किसके बारे में? एक और हमारा फैक्टर है, एंड दैट इज योर इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. फिफ्थ फैक्टर जो है, दिस इज योर इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है ना. तो यहां पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. एंड दैट कॉन्सेप्ट इज लाइक योर अल्बीडो. ठीक है ना. अल्बीडो होता क्या है पहले तो ये लिख लो, फिर उसके बाद बताते हैं क्या होता है. इट इज द measure of amount of reflected solar radiation from any surface. ठीक है ना. ये जो अल्बीडो है, दिस इज बेसिकली योर ये आपका क्या है, ये सोलर रेडिएशन का मेजरमेंट है जो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है. इट इज अ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन फ्रॉम एनी सरफेस. एंड ये जो है, ये यहां पे इट इज represented in परसेंटेज. ये परसेंट में रिप्रेजेंट होता है. अब आप कहेंगे सर अल्बीडो क्या होता है, पहले ये बता दीजिए, फिर उसके बाद बताइएगा परसेंटेज में होता है कि क्या होता है. तो पहले तो समझ लो अल्बीडो है क्या. अल्बीडो इज लाइक दिस. जैसे ये हमारा सरफेस है, सपोज दिस इज योर सरफेस, ये हमारा अर्थ सरफेस है ना. और अर्थ सरफेस से पहले आने से पहले हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं. तो एटमॉस्फेयर पे आपको याद है हमने एरोसॉल्स बताए थे. एटमॉस्फेयर में मैंने आपको एरोसॉल्स बताए थे और मैंने कहा था कुछ एरोसॉल्स ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर ज्यादा होता है. वो हमारा जो सोलर रेडिएशन आ रहा होता है उस सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. उस सोलर रेडिएशन को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं. ऐसे ही हमारे जो क्लाउड्स होते हैं, जो हमारा क्लाउड होता है, ये क्लाउड भी अगर हमारा थिक क्लाउड है, इफ दिस इज अ थिक क्लाउड, तो ये भी क्या होता है, ये भी एक अच्छी खासे सोलर रेडिएशन के अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर देता है. ठीक है. तो सोच लो ऐसा जैसे क्लाउड आपका है, क्लाउड अगर बहुत डेंस है तो जितना हमारा सोलर रेडिएशन आ रहा है उसका लगभग 70 से 80% तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा. मतलब अगर आप यहां पे नीचे हैं और आपके ऊपर डेंस क्लाउड बना हुआ है तो आपके पास केवल और केवल अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% या 20 से 30% केवल सनलाइट पहुंच रही है, सोलर रेडिएशन पहुंच रही है. बाकी सोलर रेडिएशन जो है वो क्या हो रही है, वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है. ऐसे ही जैसे अगर इमेजिन करो कि हमारा कोई सरफेस है और इस सरफेस में दिस इज लाइक योर फ्रेश ग्लेशियर. ये एकदम फ्रेश आपका स्नो है. दिस इज लाइक फ्रेश स्नो, एकदम सफेद स्नो
जहां पे बर्फबारी होती है ना, वहां पे सफेद आपका स्नो आता है। यहां पे इसमें इस तरीके से जो सोलर रेडिएशन आती है, सोलर रेडिएशन जो आती है, इसमें सोलर रेडिएशन पड़ के लगभग 90 से 95% तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये एकदम जैसे ना मिरर होता है, मिरर की तरह चमकता है। तो यहां लाइट पड़ती है और आपका रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसीलिए तो हम लोग को बोला भी जाता है कि व्हाइट कपड़े पहनो। क्यों? क्योंकि व्हाइट कपड़े जो होते हैं, व्हाइट जो कलर होता है वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, ब्लैक कलर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, ये जो 90 से 95% आपका सोलर रेडिएशन इस पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। यहां पे जो सोलर रेडिएशन 70 से 80% रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, दिस अमाउंट, दिस परसेंटेज इज नोन एज अल्बीडो। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम अल्बीडो बोलते हैं। दिस इज नोन एज अल्बीडो। ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अल्बीडो। दिस अमाउंट इज नोन एज अल्बीडो। इस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? तो बोलिए, इस अमाउंट को बोलते हैं अल्बीडो। ठीक है ना। क्लियर है बात यहां पर? इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं अल्बीडो। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर हम पूरे अर्थ की बात करें ना अपने, अगर हम बात करें अर्थ की, तो इस अल्बीडो की कुछ वैल्यूज होती हैं। अगर हम बात करें अर्थ के अल्बीडो की, अल्बीडो ऑफ अर्थ, तो अर्थ हमारा जो पूरा है वो लगभग 30% हमारा रिफ्लेक्ट कर देता है ना। ये अलग अलग डेटा है, कुछ इसको 35 बोलते हैं, कुछ इसको 30 बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये 30 से लेके 35 के बीच में वेरी करता है। ये 30 से लेके 35 के बीच में वेरी करता है अल्बीडो। अर्थ का जो अल्बीडो है वो 30 से 35 के बीच में वेरी करता है। अल्बीडो का मतलब जो सन की रेज आ रही हैं, सन की रेज जो आ रही हैं, उसका अर्थ जो है 70% अपने पास होल्ड कर रहा है ना। बाकी को स्पेस में रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। बाकी को स्पेस में 30% से 35% सोलर रेडिएशंस आर रिफ्लेक्टेड बैक टू दी स्पेस। इसका मतलब यही हुआ कि 30 से 35% ऑफ सोलर रेडिएशंस आर रिफ्लेक्टेड बैक टू दी स्पेस। हमारा जो स्पेस है, अर्थ जो है, अर्थ लौटा रहा है। अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ रिटर्न कर दे रहा है 30 से 35%। अच्छा खासा अमाउंट है। 30 से 35% क्या है? आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया अमाउंट है। 70% लगभग 70 से 65% अर्थ अपने पास रख रहा है। बाकी सब क्या कर रहा है? सबको लौटा दे रहा है। ऐसे ही अगर तुम बात करोगे ना मरकरी का, मरकरी का अल्बीडो इज ओनली 11%। मरकरी का ओनली 11%, मतलब मरकरी बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है ना। मरकरी बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और आपका केवल 11% रिफ्लेक्ट कर रहा है। केवल 11% रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब मरकरी बहुत गर्म होगा। मरकरी ठंडा नहीं होगा। इसका मतलब यह है मरकरी क्या होगा? बहुत ज्यादा गर्म होगा। मरकरी आपका बहुत ज्यादा गर्म होगा। अगर मैंने आपको बताया कि यहां पे अर्थ सरफेस पे वी हैव व्हाट? फ्रेश स्नो। अगर हमारा फ्रेश स्नो है तो ये डेटा हो जाता है 90 से 95%। मतलब हमारा जो फ्रेश स्नो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, और करता भी है तो 5 से 10% केवल करता है। 90 to 95% सोलर रेडिएशन जो है पढ़ के रिफ्लेक्ट हो जाती है, पड़ती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, एब्जॉर्ब होती ही नहीं है ना। एल्बिडो का मतलब है कि वो सनलाइट जो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, जो रिफ्लेक्ट हो जा रही है ना, जो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। दैट इज व्हाट इज अल्बिडो। ठीक है। अगर हम बात करें थिक क्लाउड की, अभी मैंने आपको बताया थिक क्लाउड, अगर हम लोग बात करें थिक क्लाउड की, तो थिक क्लाउड का अल्बिडो कितना है? 70 से 80%। जो आपके घने बादल होते हैं ना, थिक वेरी डेंस क्लाउड, है ना, वो क्या होता है? वो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है। जो हमारे डेंस क्लाउड होते हैं, बेसिकली थंडर स्टॉर्म में बनने वाले क्लाउड या जो भी डेंस क्लाउड होते हैं, वो ऊपर से बहुत व्हाइट होते हैं। जब आप कभी फ्लाइट में होते हैं, जब आप फ्लाई करते हैं, तो आप देखते हैं कि इन डेंस क्लाउड के ऊपर आप जब जाते हैं तो जैसा लगता है पूरा एक कॉटन बिछा रखा है, एकदम व्हाइट कॉटन बिछा रखा है, ऐसा लगता है। और ये रिफ्लेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है स्नो पे? बेटा स्नो व्हाइट कलर का है, एक तो पहली चीज व्हाइट कलर चीजों को रिफ्लेक्ट करता है, प्लस स्नो इज लाइक वेरी ग्लासी इन नेचर, है ना, कांच के जैसा है। कांच के जैसा है तो जैसे आपके ग्लास रखा हुआ है, ग्लास है ना, मिरर जो होता है, मिरर अगर तुम रख दो तो मिरर क्या होगा? मिरर में लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट हो जाती है। इट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है आयुष, उस तरीके से होता है, ये उस तरीके से होता है ना। क्लियर है बात यहां पे, है ना। अगर हम लोग बात करें ओल्ड स्नो की, यहां पे ओल्ड स्नो की, पुराना स्नो जो होता है, अब पुराना स्नो जो है इसमें मिट्टी विट्टी आ जाती है, उतना ज्यादा फ्रेश नहीं होता है, थोड़ा रंग आपका गाढ़ा हो जाता है। तो ये आपका जो है इट इज लाइक 50 से 60% इसका केवल अल्बिडो होता है। जो ओल्ड स्नो होते हैं वहां पे 50 से 60% होता है, उसमें डस्ट बैठ जाती है, बहुत सारे ब्लैक कार्बन बैठ जाते हैं,
है ना, तो ये लिख लो, ये लिख लो। और जो हमारे थिन सॉइल, थिन क्लाउड्स होते हैं, थिन क्लाउड्स जो थिक नहीं होते हैं, जो थिन क्लाउड्स होते हैं, थिन क्लाउड्स, उसमें 20 से 30% होता है अल्बीडो। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अरेंज करने के लिए। क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि आप अल्बीडो के क्रोनोलॉजी में, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में आप इनको अरेंज करें, इनको आप अरेंज करें, ठीक है ना, अरेंज करने के लिए आ जाता है। ठीक, तो जो हमारे लाइट सॉइल होते हैं, लाइट कलर के सॉइल, जो सॉइल हमारे लाइट सॉइल होते हैं, लाइट सॉइल, लाइट सॉइल का जो अल्बीडो होता है इट इज 25 to 30%। जो हमारे ड्राई सॉइल होते हैं, ड्राई सॉइल, डेजर्ट सॉइल, उसका लगभग 20 से 25% होता है ना, 20 से 25% होता है जो सॉइल होते हैं हमारे। अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें, ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल का तो अल्बीडो बहुत कम होता है। ब्लैक सॉइल या कॉटन सॉइल जो बेसिकली बेसॉल्ट से बन रहा है ना, जो बेसॉल्टिक लावा से बन रहा है, उसका अगर आप देखेंगे तो इट इज 5 to 10%, वो केवल 5 से 10% है। अल्बीडो जो है एब्जॉर्प्शन का, है ना, एब्जॉर्प्शन के एकदम उल्टा है। एब्जॉर्प्शन अगर ज्यादा हो रहा है तो अल्बीडो कम है, एब्जॉर्प्शन अगर ज्यादा हो रहा है तो अल्बीडो क्या है, अल्बीडो आपका कम है। ये चीज याद रखिएगा, अल्बीडो आपका कम है। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें किसके बारे में, अगर हम यहां पे बात करें से एवरग्रीन फॉरेस्ट, बहुत डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं, योर एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, इनका भी 5 से 10% होता है। क्यों? क्योंकि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है, भले ही वहां सनलाइट सरफेस पे नहीं पहुंच रही है, लेकिन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है, जितना भी डेंस फॉरेस्ट होगा, डेंस फॉरेस्ट क्या करता है, आप कहेंगे सर डेंस फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। भाई एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, तभी तो फोटोसिंथेसिस होती है। जितने आपको हरे भरे पेड़ पौधे मिलेंगे, वहां पे उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस की वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा होता है। अगर यही हमारे ओपन फॉरेस्ट हो, यही हमारे क्या हो जाए, डेसिडियस फॉरेस्ट हो जाए। डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जो जैसे अगर आप गंगा के प्लेन्स में अगर आप देखते हैं जो फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट उतने डेंस नहीं होते हैं, उतने डेंस नहीं होते हैं, थोड़े खुले होते हैं, ओपन फॉरेस्ट होते हैं। डेसिडियस जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे एब्जॉर्प्शन कम होता है, इसलिए इसका अगर आप डेटा देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% ये होता है, 15 से 20% होता है। तो ये आपके कुछ अल्बीडो हैं, ये कुछ क्या है, दीज आर सम अल्बीडोज जो आपको मालूम होगा। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ज्यादा का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन ज्यादा का मतलब है अल्बीडो ज्यादा। अल्बीडो है क्या, बेसिकली अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन, उसका मेजर, अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन, या मैंने क्या बताया, अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन। जितना आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा दैट मींस अल्बीडो ज्यादा है, जितना एब्जॉर्ब हो जाएगा इसका मतलब अल्बीडो कम है। अल्बीडो और जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो इनवर्स रिलेशन में है। अल्बीडो और जो आपका जो आपका इस तरीके से एब्जॉर्प्शन है वो इनवर्स रिलेशन में है। ठीक है ना, क्लियर है बात यहां पर, इज इट क्लियर? तो ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया दिस इज व्हाट इज अल्बीडो, ये हमारा अल्बीडो है। अल्बीडो हम क्यों पढ़ रहे हैं, अल्बीडो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इंसोलेशन समझना है। जहां पे अल्बीडो ज्यादा होगा वहां इंसोलेशन कम होगा। सिंपल सी बात समझ में आई जो बताना चाह रहे हैं। हम जो ये पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां पे हमें यह समझना है कि अल्बीडो का मतलब क्या हुआ। अल्बीडो का मतलब है कि अल्बीडो का मतलब क्या है, अल्बीडो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंसोलेशन, या कह सकते हो पहली चीज तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। उल्टा है ये, जितना सोलर रेडिएशन आपका एब्जॉर्ब होगा उतना कम अल्बीडो होगा। दूसरी चीज, ठीक है ना, दूसरी चीज हायर अल्बीडो मींस, हायर अल्बीडो मींस ऑब्वियस सी बात है लोअर इंसोलेशन, मतलब हमारा जो सोलर एनर्जी रिसीव हो रही है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो गया ज्यादा। तो लोअर इंसोलेशन, जहां भी आपको अल्बीडो हाई मिलेगा, जैसे आपके अगर क्लाउड्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, डेंस क्लाउड्स बन गए तो हमें नीचे ठंडा लगने लगता है। क्यों ठंडा लगता है, क्योंकि जो इंसोलेशन वो कम हो जाता है, इंसोलेशन कम हो जाता है तो टेम्परेचर भी कम हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां पे दिस इज व्हाट इज योर अल्बीडो, दिस इज व्हाट इज योर अल्बीडो। अल्बीडो जो है हमारा इनवर्स रिलेशन रखता है, इनवर्स रिलेशन रखता है इंसोलेशन से। जहां अल्बीडो ज्यादा है वहां इंसोलेशन कम है। सिंपल सी बात है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा।
बेटा आप इसको रूल की तरह याद कर लो, स्लोप एस्पेक्ट को रूल की तरह याद कर लो कि जो हमारा नॉर्थ सदर्न स्लोप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, वहां से सन आता है, सन जो है सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्टली पड़ता है। इसको रूल की तरह से याद कर लो, ठीक है ना। अब यहां पे ठीक है, अब यहां पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारे एटमॉस्फेयर में देयर आर एरोसॉल्स। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, वहां पे एरोसॉल्स हैं। तो एरोसॉल्स जो है वो, और आपके नॉर्मल जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, एब्जॉर्प्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो यहां पे जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशंस आर absorbed by various gases and some aerosols, ठीक है ना। अब यहां पे एब्जॉर्प्शन क्या क्या, कौन कौन एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो एब्जॉर्प्शन में अगर आप देखेंगे तो आप जानते हैं O3 इज एब्जॉर्बिंग व्हाट, O3 इज एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेस, जो कि सोलर रेडिएशन में आ रही हैं। हम लोगों ने कल देखा था स्पेक्ट्रम में सोलर रेडिएशन में आ रही हैं, है ना। हमारा जो आपने देखा था आइनोस्फेयर में नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन इज एब्जॉर्बिंग गामा एंड एक्सरेज। सिमिलरली जो ऑक्सीजन का सिंगल एटम था वो भी एब्जॉर्ब कर रहा है गामा एंड एक्सरेज, है ना। तो हमारे गैसेस हैं ऐसी कुछ। इनफैक्ट जो हमारा मॉइस्चर है, वाटर वेपर, और जो लिक्विड मॉइस्चर है ना, जो मॉइस्चर है बेसिकली, जो वेपर के ही फॉर्म में है, वो भी क्या कर रहा है, सम अमाउंट ऑफ सोलर infrared, some amount of solar infrared rays are absorbed। तो ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में सोलर रेडिएशन का एक ठीक ठाक पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में सोलर रेडिएशन का एक ठीक ठाक अमाउंट जो है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। कितना हो जाता है वो हीट बजट में हम देखेंगे अभी। तो अप्रोक्सीमेटली ठीक ठाक अमाउंट आप कह सकते हैं 10 से 15% जो अमाउंट है वो हमारा क्या हो जा रहा है, वो यहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हमारा एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्प्शन भी होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। और एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, O3 है, N है, O है, H2O है। बाकी हम लोग ने आर्टिफिशियल भी कुछ चीजें कर रखी है यहां पे। आर्टिफिशियल क्या है, काला कार्बन, है ना, काला कार्बन जिसको हम लोग ब्लैक कार्बन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, रेनी सीजन में लोअर इंसोलेशन होगा ना, रेनी सीजन में तुम्हारा क्या है, लोअर इंसोलेशन है, बादल बन गए तो लोअर इंसोलेशन है। एग्जैक्टली रेनी सीजन में हमारे लोअर इंसोलेशन होगा। अब यहां पे हमारे जो क्लाउड्स हैं, ठीक है ना, सॉरी, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर हमारा रिफ्लेक्शन भी करता है। एटमॉस्फेयर हमारा रिफ्लेक्शन भी करता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो देयर आर सम डस्ट पार्टिकल्स, खासकर सल्फर रिच और लाइट कलर्ड एरोसॉल्स रिफ्लेक्ट good amount of solar radiation, एक ठीक ठाक अमाउंट जो है वो हमारा रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्या, डस्ट पार्टिकल्स आप इमेजिन करिए कि अच्छा खासा अमाउंट, अप्रोक्सीमेटली 6% जो हमारा सोलर रेडिएशन आ रहा है वो हमारे जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स है उनसे ही 6% वापस कहां चला जा रहा है, स्पेस में चला जा रहा है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन भी होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग भी होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग दोनों होती है। पहले इसको लिखो, फिर मैं बताता हूं रिफ्लेक्शन कब होता है और स्कैटरिंग कब होती है। पहले इसको लिखो, ठीक है।
ब्लैक कार्बन लेकिन नेचुरल नहीं है ना, ब्लैक कार्बन नेचुरल ही नहीं है बेटा। अल्बीडो समझने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है। अल्बीडो क्या है? अल्बीडो एक आपका क्या है? अल्बीडो जो है, अल्बीडो बेसिकली क्या होता है? अल्बीडो इज नथिंग बट योर रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन। सिंपल सी बात है, जितना रिफ्लेक्ट हो जा रहा है उसका परसेंटेज। अगर 100 यूनिट आ रही है, 100 यूनिट सोलर रेडिएशन की आ रही है, बादलों पे 100 यूनिट पड़ रही है, तो बादलों से क्लाउड से 70-80% अगर थिक क्लाउड है तो उस 100% सोलर रेडिएशन का 78% क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, और केवल नीचे पहुंच रहा है 20%, 30%, दैट्स इट। ठीक है ना? अरे यार, ला नीना और एल नीनो अभी यहां कहां ले आए बेटा? हाउ अल्बीडो इज मेजर्ड? पुनीत आई हैव नो आइडिया। देर आर साइंटिफिक वेज टू मेजर इट, देर आर साइंटिफिक वेज टू मेजर इट, आई डोंट नो। ठीक है ना? मुझे नहीं मालूम है कैसे होता है ना, मुझे नहीं मालूम है कैसे होता है। तो यहां पे पुराना वाला ये लो, स्लाइड बैक स्लाइड कर दिया, लो। व्हाट इज अल्नीनो लानीना? कहां अभी आ रहे हो यार अल्नीनो लानीना में? अभी हम लोग ने तो स्टार्ट करा है। बेटा तो आपको याद करिए, हमने भी क्या बताया है कि नाइट्रोजन जो है इट इज ऑलमोस्ट इनर्ट। आपको याद है मैंने क्या बताया था कि नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट इनर्ट। ऑलमोस्ट इनर्ट का मतलब होता है कि लगभग इनर्ट है लेकिन इनर्ट नहीं है। इनर्ट होती तो फिर वो HNO3 कैसे बनाती? इनर्ट होती तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O कैसे बनता? है ना? इनर्ट होती तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे बन जाता? NO2। ठीक है ना? तो इनर्ट नहीं है, इनर्ट नहीं है। मैंने क्या बोला था? ऑलमोस्ट इनर्ट। हमेशा चीज को जब मैं लिखता हूं तो उसको ध्यान से समझा करो। ऑलमोस्ट का मतलब होता है कि लगभग इट इज इनर्ट, ज्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है ना? हाँ, तो पाइनोमीटर से होता है तो वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन पाइनोमीटर से कैसे करते हैं तुम्हें मालूम है क्या? है ना? वी आर नॉट हियर टू लर्न दैट, वी आर नॉट हियर टू लर्न दैट। आप समझिए ज्योग्राफी में वी आर नॉट हियर, और मैं बताना भी नहीं चाह रहा हूं वो। ठीक है ना? मैं बताना भी नहीं चाह रहा हूं। अब यहां पे जो हम समझना चाह रहे हैं वो समझ लो, जितना तुम्हारे एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो समझ लो। रिफ्लेक्शन और दो चीज होती है स्कैटरिंग। एक होता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग का मतलब होता है सनलाइट जब आपकी किसी डस्ट पार्टिकल में पड़ती है सनलाइट तो क्या होती है? स्कैटर कर जाती है। उसकी अलग अलग जो वेवलेंथ है वो बिखर जाती है, टूट जाती है। ठीक है? तो स्कैटरिंग कब होती है और रिफ्लेक्शन कब होता है, ये याद रखो। स्कैटरिंग कब होती है, रिफ्लेक्शन कब होता है। तो ये बस एक आपको मैं सिंपल सा एक इक्वेशन बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा कि इफ द डायमीटर ऑफ एन एरोसॉल is greater than the wavelength of solar radiation, तो रिफ्लेक्शन होगा। तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। अगर हमारा डायमीटर जो है, जो हमारा एरोसॉल है, एरोसॉल का डायमीटर से मतलब समझते हो ना, डबल ऑफ रेडियस। सो दिस इज लाइक योर डायमीटर, दिस इज लाइक योर डायमीटर। ये क्या है? एक एरोसॉल का डायमीटर है, ये एरोसॉल का डायमीटर है। ठीक है ना? दिस इज योर डायमीटर। और अगर हमारा जो सोलर रेडिएशन आ रहा है, जो सन से सोलर रेडिएशन आ रहा है, अगर उसकी वेवलेंथ हमारे डायमीटर से, एरोसॉल के डायमीटर से कम है, वेवलेंथ सोलर रेडिएशन की जो है वो कम है। वेवलेंथ आपको मालूम है क्या होता है? दिस इज लाइक योर वेवलेंथ। यहां से लेके यहां तक आपने मेजर कर लिया, या यहां से लेके यहां तक मेजर कर लिया, दिस इज वेवलेंथ। तो अगर इसकी वेवलेंथ छोटी है तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। अगर वेवलेंथ छोटी है, इफ द वेवलेंथ इज स्मॉल एंड डायमीटर ऑफ एरोसॉल इज बिग, एरोसॉल का अगर डायमीटर बिग है, दिस इज डायमीटर ऑफ एन एरोसॉल, डायमीटर ऑफ एन एरोसॉल, ये एरोसॉल का डायमीटर है। अगर एरोसॉल का डायमीटर हमारा बड़ा है और वेवलेंथ हमारी छोटी है, दिस इज लाइक द वेवलेंथ इज स्मॉलर। वेवलेंथ अगर हमारी छोटी है, डायमीटर बड़ा है, तो रिफ्लेक्शन होगा। मतलब वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, रिफ्लेक्ट करके कहीं भी जा सकती हैं। ठीक है ना? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग में भी रूल याद रख लो कि यहां पे वेवलेंथ ऑफ सोलर रेडिएशन अगर ज्यादा है किससे? डायमीटर
ऑफ एन एरोसॉल से, डायमीटर ऑफ एन एरोसॉल से, तो आपका यहां स्कैटरिंग होगा। देखो मेरी एक बात समझना, मैं चाहूं तो ये सारे पॉइंट्स आपको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है ना। मैं यहां पे आपको इसलिए क्लाइमेटोलॉजी थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं और जियोमॉर्फोलॉजी इसलिए डिटेल में पढ़ाई है क्योंकि ज्योग्राफी से इस बार 18 क्वेश्चंस थे। अब यूपीएससी का एक पैटर्न समझ लेना, यूपीएससी या तो 18 से ये 20 कर देगी, 21 कर देगी। यूपीएससी या तो 18 से 20 कर देगी, या यूपीएससी अगर इसने 18 क्वेश्चन इस बार पूछे, अगर इसको कम भी करने होंगे तो केवल 2 क्वेश्चन कम करेगी, विच मीन 16 क्वेश्चन फिर भी ज्योग्राफी से आएंगे। 16 क्वेश्चन का मतलब एक बहुत बड़ा चंक है आपका ज्योग्राफी से आने वाला। और ज्योग्राफी अगर आप अच्छे कर ले जाओगे, ज्योग्राफी से अच्छा कर ले जाओगे तो प्रीलिम्स के चांसेस क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे, क्लियर होने के, प्रीलिम चांसेस ज्यादा हो जाएंगे तुम्हारे क्लियर करने के। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये यूपीएससी का पैटर्न है, इसलिए मैं ज्योग्राफी थोड़ा नहीं, मैं चाहूं तो बहुत सारी चीजें जो है सुपरफिशियल लेवल से आगे बढ़ जाऊं और तुम्हें मजा भी बहुत आ जाएगा, तुम्हें अच्छा भी बहुत लगेगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा उससे। जब क्वेश्चन आएंगे तो सिलेक्शन लेना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेक्शन है तो अपने ब्रेन को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, सिलेक्शन है तो कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। यहां पे स्कैटरिंग क्या हो रही है, यहां पे स्कैटरिंग तब हो रही है जब हमारा जो एरोसॉल है, एरोसॉल उसका डायमीटर कम है। दिस इज लाइक योर एरोसॉल, ये हमारा एरोसॉल है, इसका डायमीटर कम है, और यहां से जो आपका सोलर रेडिएशन है इसके कंपैरिजन में सोलर रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा है। और सोलर रेडिएशन की वेवलेंथ जब ज्यादा है, इफ वेवलेंथ इज मोर, तो क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं यहां पे, ये इस पे पड़ेगी और इस पे पड़ के स्कैटर कर जाएगी, ये डिस्पर्स कर जाएगी अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्पर्स कर जाएगी। तो वही व्हाइट लाइट जो आपकी आ रही है सन से, वो अलग अलग कलर्स में आपको नजर आने लगेगी, अलग अलग कलर्स आपके निकल जाएंगे, है ना। इसमें आपको पूरा विबग्योर नजर आ जाएगा। यहां पे क्या होगा, स्कैटरिंग होगी, और स्कैटरिंग से हमें कलर नजर आते हैं। स्कैटरिंग का जो प्रोसेस है उससे हमें कलर नजर आते हैं, ठीक है ना। क्लियर है बात। यहां पे स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग याद रखिएगा, स्कैटरिंग क्या है, स्कैटरिंग से आपका कलर आपको नजर आते हैं। आपको डू यू नो कि सबसे ज्यादा आपको कौन से कलर की स्कैटरिंग होती है, मैक्सिमम स्कैटरिंग किस कलर की होती है, मैक्सिमम स्कैटरिंग ब्लू कलर की होती है, ब्लू कलर की मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है। मैक्सिमम स्कैटरिंग जो होती है वो ब्लू कलर की होती है, ठीक है ना। मैक्सिमम स्कैटरिंग जो है वो ब्लू कलर की होती है ना। हाँ बेटा, सुबह से आज यहां भी बारिश हो रही है, सुबह से यहां भी बारिश हो रही है, ठीक है ना। क्लियर है बात यहां पे। तो ये आप ये याद रखिएगा कि मैक्सिमम जो आपको स्कैटरिंग मिल रही है, इट इज बेसिकली ब्लू। ये ब्लू कलर की स्कैटरिंग जो होती है सबसे ज्यादा होती है, ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है आपकी, ठीक है ना। मैक्सिमम स्कैटरिंग ब्लू कलर की होती है। और हमें ये जो अलग अलग कलर नजर आते हैं, ये अलग अलग कलर जो नजर आते हैं बिकॉज ऑफ वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की वजह से हमें अलग अलग कलर नजर आते हैं। अलग अलग जो कलर नजर आते हैं वो हमें नहीं, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, स्कैटरिंग ज्यादा नहीं होती है बेटा, स्कैटरिंग वेवलेंथ की कम होती है, ठीक है ना, स्कैटरिंग कम होती है। देखिए क्या है, कभी आपने सोचा कि क्यों ऐसा है कि अगर हम सपोज यहां पे इस तरीके से हैं, सपोज वी आर लाइक दिस, ठीक है ना, हम ऐसे हैं यहां पे, और ये तुम खड़े हो यहां पे, इमेजिन यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है ना। एंड सन की जो हमारा जो है सन, ठीक है ना, सन यहां पे है, दिस इज सन, है ना। सन एक आपका यहां पे है, दिस इज सन। सन हमसे सबसे पास कब होता है, जब हमारे ओवरहेड होता है, जब सन हमारे बहुत पास सबसे कब होता है, 12 o'clock पे, 12 o'clock पे सन हमारे जो है ओवरहेड होता है, ठीक है ना। अब सन से जो आपकी लाइट आ रही है, सन से जो आपकी व्हाइट लाइट आ रही है, इसमें स्कैटरिंग जो हो रही है वो सबसे ज्यादा कौन से कलर की हो रही है, स्कैटरिंग जो आपकी हो रही है वो याद रखिएगा सबसे ज्यादा ब्लू कलर की हो रही है, ठीक है ना। ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा हो रही है, तो आपको यहां पे ब्लू कलर ज्यादा मिलेगा। मैक्सिमम स्कैटरिंग किससे हो रही है, ब्लू कलर की। और ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर हमारे पास तक पहुंच जा रहा है, ब्लू कलर की वेवलेंथ इतनी है कि हम देख पा रहे हैं, क्योंकि सन हमारे बहुत पास है, तो ब्लू कलर जो दिख रहा है हमें, ये ब्लू कलर बेसिकली हमें दिखेगा। तो स्काई हमें दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, ब्लू कलर के दिखेंगे। क्यों, क्योंकि ब्लू कलर की मैक्सिमम स्कैटरिंग हो रही है, और ये ब्लू कलर की वेवलेंथ जो है हम तक पहुंच रही है, ब्लू कलर की वेवलेंथ हम तक पहुंच जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि सन हमारा बहुत पास है, इसलिए ब्लू कलर की वेवलेंथ पहुंच जा रही है। अब ये बात आती है क्या, अब ये बात आती है यहां पे, कि सन जो है यहां पे है, सन इज हेयर, सन यहां पे है, और यहां पे जो है हमारी
डिस्टेंस, ये मान लो दिस इज मॉर्निंग, दिस इज मॉर्निंग, ठीक है ना, एंड दिस इज से इवनिंग, ये हमारी क्या है, दिस इज योर इवनिंग, है ना, मॉर्निंग और इवनिंग की बात है, मतलब सनसेट होने वाला है और सनराइज हुआ है, सनसेट होने वाला है और सनराइज हुआ है जस्ट। तो जब सनराइज होता है, जब सनराइज होता है तो क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होती है यहां पे हमारे बीच में और सन के बीच में, मैक्सिमम डिस्टेंस कब होती है, एक दिन में, एक पर्टिकुलर डे में, एक पर्टिकुलर डे में मॉर्निंग में और इवनिंग में होती है, ठीक है ना। अब यहां पे अगर पूछा जाए कि क्या यहां पे कौन सा कलर आपका सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हो रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि मॉर्निंग और इवनिंग में सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी हो रही है, तब भी तुम्हारा आंसर होगा ब्लू, तब भी तुम्हारा आंसर क्या होगा, तब भी बेटा आपका आंसर होगा ब्लू। क्यों तुम्हारा आंसर ब्लू होगा, क्योंकि भाई साहब कलर तो हमारा ब्लू ही सबसे ज्यादा निकलेगा ना, ये तो नियम है, ये तो हमारा रूल है। लेकिन क्या होगा कि दोनों टाइम में स्कैटरिंग यहां पे हमें ब्लू कलर की तो होगी, लेकिन ब्लू कलर क्योंकि हमसे बहुत दूर है, इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या है, बहुत छोटी वेवलेंथ होती है, ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या है, बहुत छोटी है। तो स्कैटरिंग होने के बावजूद भी वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा, हमें दिख नहीं पा रहा है। कभी देखा तुमने, लाइट अगर लगाते हो घर में, कभी लाइट आप घर में लगाते हैं अगर, तो आपने देखा कई जगह पे दिवाली में ब्लू कलर की लाइट लगाई होती है, तो ब्लू कलर की लाइट ना लगाओ। क्यों, ब्लू कलर की लाइट बहुत डिम होती है, जब तुम पास जाते हो तभी दिखती है, दूर से तुम्हारा घर चमकते हुए नहीं दिखता है। दूर से आप देखिए कौन सा दिवाली में आपको घर अच्छा लाइटिंग दिख रही है, जब आपने झालर लगा रखी है, जब आपने वो लाइटिंग लगा रखी है येलो कलर की, या आपने रेड कलर की लाइटिंग लगा रखी है, दूर से आपको घर आपका नजर आ जाता है, ठीक है ना। वाई, बिकॉज लाइट जो रेड कलर है, रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, येलो ऑरेंज कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो कम होती है। ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती है, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती है। भाई यहां क्या है, यहां तो क्योंकि सन हमारा बहुत पास है, सन जो है एट 12 नून, सन जो नून है, नून में दिस इज दी क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट यू कैन से नियरेस्ट पार्ट यहां पे है, ये कह सकते हो मिनिमम डिस्टेंस है इस समय सन की अर्थ के साथ, है ना, जो हमारे साथ मिनिमम डिस्टेंस 12 बजे होती है, नून में होती है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे स्कैटरिंग ब्लू कलर की हो रही है और वो हम तक पहुंच जा रही है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ब्लू कलर की स्कैटरिंग पहुंच नहीं पा रही, हो तो अभी भी ब्लू कलर है, सन थोड़ी ना बदल जाएगा, और सन से निकलने वाली रेडिएशन थोड़ी ना बदल जाएंगी, और उसके साथ जो स्कैटरिंग हो रही है वो थोड़ी ना बदल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे भी ब्लू कलर निकल रहा है। लेकिन क्योंकि सन बहुत दूर है, तो सन से हमें जो बड़ी वेवलेंथ वाली, जो बड़ी वेवलेंथ जिनकी है, वही कलर केवल हमें आपको नजर आएगा, वही कलर हमको नजर आएगा। तो रेड कलर, रेडिश हो जाता है हमारा आसमान, हमारा जो स्काई होता है, वो स्काई कैसा हो जाता है, वो स्काई ऑरेंजिश हो जाता है, येलोइश हो जाता है ना स्काई। तो बेसिकली स्काई का तो कोई कलर ही नहीं है, उसमें जो आपका स्कैटरिंग हो रही है उसका कलर है, और स्कैटरिंग हो तो ब्लू की ज्यादा रही है, लेकिन हमको दिख नहीं पा रही है। अब इमेजिन करो यहां पे जो मैं बात बोल रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, मैं जो बात बोल रहा हूं, अगर यहां पे सन मॉर्निंग में है, एकदम ध्यान से सुनो इस बात को, पेन ड्रॉप साइलेंट करके, पेन वेन छोड़ के, यहां जो मॉर्निंग में सन है, यहां पे ब्लू की स्कैटरिंग हो रही है। आप कहेंगे बिल्कुल हो रही है सर, ब्लू की बेटा जब स्कैटरिंग हो रही है तो यहां हमारे लिए मॉर्निंग है, लेकिन कहीं पे तो 12 बज रहे होंगे ना, कहीं पे तो ये वाला जो सन है वो आपका सर पे किसी के चमक रहा होगा, और वहां पे आपकी ब्लू की स्कैटरिंग हो रही होगी, और वहां पे स्काई कैसा दिख रहा होगा, वहां पे तो ब्लू ही दिख रहा होगा, है ना। हमको भले ही हमारा जो आपका एंगल पड़ रहा है उसके हिसाब से मॉर्निंग हो रही है, तो हमको भले ही ब्लू नहीं दिख रहा है, लेकिन जहां पे इस टाइम पे ये सन परपेंडिकुलर होगा जिस जगह पे, वहां तो ब्लू ही दिख रहा होगा। इसका मतलब स्कैटरिंग हमेशा ब्लू की होती है, स्कैटरिंग हमेशा ब्लू ही ज्यादा होती है। लेकिन क्योंकि इस रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, मैंने बताया था ना खतरे का निशान, तो खतरे का निशान दूर से दिख जाता है, तो बहुत दूर से इसकी वेवलेंथ आ जाती है। तो जो ये आपको आप देखते हैं ना कि जो आपका बेसिकली रेडिश है ना, येलोइश ऑरेंजिश कलर जो हमें नजर आ रहा है, ये हमें क्यों शाम को और मॉर्निंग में नजर आ रहा है, क्योंकि वेवलेंथ वही वाली पहुंच पा रही है। इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई सबके, इज इट क्लियर? ठीक है, यहां पे बात आ गई समझ में। हाँ, कहीं तो ब्लू कहीं रेड, लेकिन एक्चुअली में ब्लू कलर जो है सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, एक्चुअली में ब्लू कलर स्कैटर होता है, क्योंकि हमसे बहुत दूर सन हो जाता है, तो हम वो ब्लू कलर को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी होती है,
बस यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है, ठीक है ना। तो मैं बताना क्या चाह रहा था बेसिकली कि हमारे सन से स्कैटरिंग भी होती है, हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स है उसके स्कैटरिंग भी होती है जब सन की रेस पड़ती है, मैं ये बताना चाह रहा था, ठीक है ना। पास है तो ब्लू, दूर है तो रेडिश कलर नजर आएगा या ऑरेंजिश कलर नजर आएगा। तो हमारा स्कैटरिंग कब हो रही है? हमारा स्कैटरिंग तब होती है जब हमारी वेवलेंथ सोलर रेडिएशन की ज्यादा बड़ी है और जो एरोसॉल है उसका डायमीटर छोटा है। एरोसॉल का डायमीटर छोटा है। अगर एरोसॉल का डायमीटर आपका बड़ा है, एरोसॉल का डायमीटर बड़ा है तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। प्लस रिफ्लेक्शन एक और चीज से होता है जो मैंने आपको बताया, क्या कि अगर लाइट कलर है, लाइट कलर का एरोसॉल है तो लाइट कलर का एरोसॉल भी रिफ्लेक्शन करता है। मतलब रिफ्लेक्शन दो वजह से होते हैं, रिफ्लेक्शन दो तरीके से होते हैं। इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन दो तरीके से होते हैं। एक कि अगर डायमीटर आपका एरोसॉल का बड़ा है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, और दूसरा रिफ्लेक्शन दूसरा इसलिए होता है क्योंकि अगर कुछ डस्ट पार्टिकल्स या जो कलर आउट के होते हैं, लाइट कलर के होते हैं, तो उनसे भी रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन सोलर रेडिएशन का दो वजह से हो रहा है, एक डायमीटर की वजह से हो रहा है और दूसरा आपका किसकी वजह से हो रहा है? दूसरा इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है ना, कलर की वजह से हो रहा है। क्लियर है बात? यहां पे दो हमने यहां पर देख लिए, दो हमने देख लिए। फ्लड तो नहीं आ जाएगा, पता नहीं यार, हो सकता है आ जाए, क्या बता सकते हैं हम कौन सा तुम्हें जो है, हम कौन सा एनडीआरएफ की टीम में है और बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं कि कहां पे कितना बेस लेवल है, रिवर कितना ऊपर जा रहा है। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। बेटा यहां हम रिफ्लेक्शन बात करें केवल डस्ट पार्टिकल की। अल्बीडो क्या है? अल्बीडो तो हमारे क्लाउड से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, अल्बीडो तो हमारे सरफेस से आके भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम यहां पे रिफ्लेक्शन जो बात करें केवल जो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं उसके रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम केवल उसकी बात कर रहे हैं। अब यार डायमीटर और कभी होते होंगे, है ना, तो पता नहीं क्या होता होगा। अब यहां पे एक और चीज है, एंड दैट इज व्हाट इज डिफ्यूजन, है ना। ये डिफ्यूज डे लाइट का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। तो रिफ्लेक्शन हो गया हमारा, रिफ्लेक्शन हो गया, है ना, एंड नाउ विल टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर में एक और चीज होती है, दैट इज योर डिफ्यूज्ड डे लाइट। एक और कॉन्सेप्ट होता है दैट इज योर डिफ्यूज डे लाइट, है ना। एक और कॉन्सेप्ट हमारा है डिफ्यूज डे लाइट का। अब ये डिफ्यूज डे लाइट क्या होती है? व्हाट इज डिफ्यूज डे लाइट, है ना, या व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है या डिफ्यूज डे लाइट क्या होती है? इसको थोड़ा हम दो तरीके से समझते हैं। इसको मैं दो तरीके से, दो एग्जांपल्स बताता हूं। एक हम लोग का जो डेली एग्जांपल है और फिर उसके बाद हम लोग इसको अर्थ के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। तो मैं दो एग्जांपल में आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। आई दो तरीके से बताऊंगा व्हाट इज डिफ्यूज डे लाइट, है ना। एक हमारा लोकल पर्सपेक्टिव से और बाकी हम लोग जो देखेंगे वो हमारा अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो हमारा सपोज दिस इज लाइक योर लाइक योर हाउस। एक हमारा हाउस है, लाइक योर हाउस, ठीक है ना। ये हमारा घर है, इस तरीके इमेजिन करिए आप, ठीक है ना। और यहां पे बेटा यहां से तुम्हारा सनराइज हो रहा है, दिस इज लाइक योर सन, ये तुम्हारा सन है, सनराइज हो रहा है, ठीक है। अब सनराइज जो होता है वो हर दिन सुबह मेरे घर के पीछे से होता है। मैं इस घर में रहता हूं, मेरे घर के पीछे से सनराइज होता है, ठीक है ना। हर दिन सनराइज क्या हो रहा है? मेरे घर के पीछे से हो रहा है। और क्योंकि घर के पीछे से हो रहा है तो सनलाइट मेरी जो डायरेक्टली पड़ेगी, वो डायरेक्टली सनलाइट कहां पड़ेगी? वो इस तरीके से मेरी डायरेक्टली सनलाइट यहां पड़ रही है, इस तरीके से डायरेक्टली सनलाइट मेरे घर के पीछे पड़ रही है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो ये वाली जो सनलाइट हमारे घर के ठीक सीधे पड़ रही है, घर के सीधे जो पड़ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज लाइक योर डायरेक्ट सोलर रेडिएशन रिसीव हो रहा है यहां पे, दिस इज डायरेक्ट सनलाइट। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट सनलाइट। लेकिन अगर मैं इस टाइम पे 7-8 बजे, 8 बजे, 9 बजे मैं अपनी खिड़की दरवाजा खोलता हूं, मैं अपनी विंडोज को ओपन करता हूं, मैं अपने डोर्स को ओपन करता हूं, तो भी लाइट हमारे पास आती है, तो भी हम देखते हैं क्या हो रहा है, तो भी हमारे पास लाइट आ रही है ना। हालांकि पीछे लाइट आनी चाहिए, लेकिन अगर मैं ये वाला डोर ओपन कर दूंगा, ये वाला डोर ओपन करूंगा या ये विंडो ओपन करूंगा, आप अपने घर में देखिए, आपका मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग भले ही घर के कहीं भी किसी भी पार्ट से आपकी लाइट आ रही हो, आप जैसे ही विंडो डोर खोलते हैं
भले ही उसके सामने सनराइज ना हो रहा हो, लेकिन आपके घर में सनलाइट आ जाती है। क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि यहां पे अगेन स्कैटरिंग होती है। देखो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, यू हैव डस्ट पार्टिकल्स, हमारे एटमॉस्फेयर में इस तरीके से डस्ट पार्टिकल हैं। तो ये जो सनरेज आती हैं, सनरेज, ये सनरेज इस डस्ट पार्टिकल से क्या होती हैं, इस डस्ट पार्टिकल से आके यहां पे स्कैटर्ड हो जाती हैं। यहां पे क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है। और स्कैटरिंग के बाद ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट हमारा इस तरीके से एंटर करती है, रिफ्लेक्ट होके एंटर करती है। ठीक है ना? तो यहां पे आप देखेंगे तो स्कैटरिंग होगी, स्कैटरिंग होके ये लाइट जो है, ये लाइट टकरा के ये स्कैटर होगी और स्कैटरिंग की वजह से हमारे पास पहुंचेगी। तो ये तो हमारी थी डायरेक्ट सनलाइट, लेकिन ये वाली जो है, ये वाली बेसिकली क्या है, ये वाली अगर हम घर के पर्सपेक्टिव में देखें तो दिस इज योर डिफ्यूज्ड डे लाइट। ये मैंने लोकल पर्सपेक्टिव से बता दिया तुम्हें, कि हमारे घर में लोकल पर्सपेक्टिव से बता दिया। जो आप मॉर्निंग में डोर विंडो खोलते हैं तो वो जो लाइट आती है वो टकरा के आती है, डस्ट पार्टिकल से टकरा के, कोलाइड करके इट कम्स टू अस। ठीक है ना? यहां पे कोलिजन हो रहा है, देयर इज कोलिजन, एंड कोलिजन होके लाइट आ रही है हमारे पास, डायरेक्टली नहीं आ रही है यहां पर। तो ये जो डायरेक्टली नहीं आ रही है इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज डे लाइट। दिस इज नोन एज व्हाट, डिफ्यूज डे लाइट। अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट अर्थ। ठीक है ना? हम किसके बारे में बात करते हैं, अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो अर्थ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इमेजिन करिए कि सपोज दिस इज योर अर्थ, ये आपका अर्थ है। ठीक है ना? दिस इज योर अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है ना? और हमारे अर्थ में someone is standing like this, इस तरीके से कोई खड़ा हुआ है यहां पे। ठीक है? अब इमेजिन करिए कि सन जो है, सन हमारा कहीं यहां पर है। सन की जो सनलाइट पड़ रही है, सन की सनलाइट डायरेक्ट वो यहां पड़ रही है, सन की सनलाइट यहां डायरेक्ट पड़ रही है। अभी तक सनराइज नहीं हुआ है, अभी तक क्या हुआ, सनराइज नहीं हुआ है, सन हमें नहीं दिखाई दिया है, हमें सन नहीं दिखाई दिया है। लेकिन सनराइज से पहले ही उजाला हो जाता है, सनराइज से पहले ही आपको लाइट दिख जाती है। अगर आप उठेंगे, अब इस समय उठेंगे अगर आप, तो 5:30 बजे के आसपास, 5:30 जहां पे जैसे आप रहते हैं, ईस्ट या वेस्ट जैसे रहते हैं, उस हिसाब से अगर आप उठेंगे तो आप देखेंगे सनराइज से पहले ही हमको लाइट मिल जाती कि नहीं मिल जाती? आप कहेंगे बिल्कुल मिल जाती है। सनलाइट से पहले ही हमारे घर में, है ना, हमें लाइट मिल जाती है। सनराइज हुआ नहीं है, सन यहां पे है, सन की जो डायरेक्ट रेज है, दिस इज सन की जो डायरेक्ट रेज है वो यहां पड़नी है, दीज आर डायरेक्ट रेज। तो अर्थ का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या रिसीव कर रहा है? इट इज रिसीविंग डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। ये वाला पार्ट क्या रिसीव कर रहा है? डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। ये वाला पार्ट रिसीव कर रहा है। आप कहीं बिल्कुल सर रिसीव कर रहा है वाला डायरेक्ट। लेकिन यहां पे क्या है कि हमारा एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, वी हैव डस्ट पार्टिकल्स। और सन तो हर तरफ रेडिएशन दे रहा है, सन की तो सोलर रेडिएशन हर तरफ जा रही है। तो सन की लाइट केवल ऐसा तो है नहीं कि केवल और केवल यहीं तक डायरेक्ट पड़ेगी, सन की लाइट उधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, और सन की लाइट जो है वो इस तरफ भी आ रही होगी, सन की लाइट जो है वो इस तरीके से यहां भी पड़ रही होगी। हम तक नहीं पहुंच रही है, हम तक नहीं पहुंच रहा, हमें अभी सन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सन की लाइट जो है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आएगी, इस तरीके से यहां पे स्कैटर होके हमारे पास आएगी। तो ये वाली जो है, दिस इज लाइक अर्थ का वो वाला पार्ट है जो हमारा डायरेक्ट सनलाइट रिसीव कर रहा है, डायरेक्ट रेडिएशन रिसीव कर रहा है। लेकिन अर्थ का एक पार्ट ऐसा भी है, जो डिफ्यूजन की वजह से लाइट रिसीव कर रहा है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर डिफ्यूज्ड डे लाइट। ये जो हमारा है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर डिफ्यूज्ड डे लाइट। तो अर्थ जो है हमारा, अर्थ वो डायरेक्ट सनलाइट भी आपका रिसीव करता है और डिफ्यूज्ड वे में भी रिसीव करता है। दिन में दो टाइम पे यहां पर रिसीव करता है ये। ठीक है ना? क्लियर है बात यहां पर? PW just uploaded Teachers Day video in the comment section. All comments are related to Himanshu Thapa sir. अच्छा भैया, मैंने देखा नहीं है फिलहाल। अब अगर अच्छे कमेंट है तो धन्यवाद, बाकी खराब कमेंट है तो मिलोगे तो बहुत पीटेंगे। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, सन हमारा जो है, सन हमारा डायरेक्ट सनलाइट भी रिसीव करता, अर्थ जो हमारा है वो डायरेक्ट सनलाइट भी रिसीव करता है डेली, और डिफ्यूज डे लाइट भी रिसीव करता है डेली।
ठीक है ना। अरे सनराइज नहीं कर रहा है यार, सनराइज नहीं कर रहा है, इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग वी आर सेइंग दिस, सनराइज नहीं कर रहा है ना। सेम यही चीज आपका सनसेट में भी हो जाएगा, सेम यही चीज आपका सनसेट में भी हो जाएगा कि सनसेट में इधर आप देखते हो, सनसेट में सनसेट हो जाता है तब भी आपको लाइट दिखाई देती है हमारे उसमें। यस इट इज सिमिलर टू, इट इज सिमिलर। सर आज मेरा बर्थडे है, दीक्षा महाजन, बहुत अच्छा दिन है आज आपका, ठीक है ना। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू दीक्षा एंड गॉड ब्लेस यू। एंड अगेन मैं जितने भी तुम लोग हो एंड इंक्लूडिंग आज आपका दिन है, तो ईश्वर से कामना है कि आप जितनी भी आपकी जो भी आप चाहते हैं लाइफ में वो बने, अचीव करें, प्रॉस्परस लाइफ आप जिए, है ना। और आप जो है एक अच्छा इंसान बने, आप एक अच्छा इंसान बने और टफ सिचुएशन में फाइट करने की ताकत आपको ईश्वर दे, ठीक है। चलिए तो यहां पे दिस इज योर डिफ्यूज डे लाइट। तो डिफ्यूज डे लाइट क्या होती है? दीज आर बेसिकली स्कैटर्ड लाइट which reach the earth's surface, which reach the earth's surface before the sunrise or sunset, before the sunrise or after sunset, ये वो वाली लाइट है, ठीक है ना। तो ये जो लाइट होती हैं डिफ्यूज डे लाइट, these are scattered lights, है ना, which the earth, a portion of earth, which the surface of the earth, which portion of the earth's surface receive before sunrise and आफ्टर सनसेट। हालांकि सनराइज सनसेट होता नहीं है, दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग जिसको सनराइज सनसेट बोलते हैं उसको समझने की बात है, ठीक है ना। रोशनी, अरे वेरी गुड रोशनी, आपका भी बर्थडे है, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू रोशनी एज वेल। बहुत अच्छा बर्थडे है। मैं तुम लोग को अपना एड्रेस भेज दूंगा, तुम लोग अपना भेज सकते हो जो भी चाहो। क्लियर है बात यहां पे? सर डस्ट पार्टिकल तो एटमॉस्फेयर में हर जगह है, तो फिर डायरेक्ट रिसीव कैसे हुई? बेटा डायरेक्ट रिसीव ऐसा होता है ना, कभी तुम सन के सामने खड़े होते हो, ऐसा थोड़ी ना है कि डस्ट पार्टिकल सभी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। हमारे पास रिसीव होता है। सर अलीगंज कब आएंगे? अलीगंज तो मैं यहीं पर हूं, अलीगंज में तो मैं अलीगंज में ही रहता हूं, अलीगंज में ही पढ़ाने मतलब आता हूं, हर दिन आता हूं, अभी भी अलीगंज में ही हूं, कपूरथला अलीगंज में हूं। तो यहां पे हम जो बोल रहे हैं आपसे, बेटा डायरेक्ट सनलाइट, तुम धूप खड़े होते हो, धूप के सामने तुम्हें फील होती है हीट, है ना, हीट फील होती है ना, सामने सीधे सनराइज तुम्हारे पास पड़ती है, ठीक है। मोनिका का भी बर्थडे है, अरे वेरी गुड मोनिका, मोनिका मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सारी लड़कियों ही का ही बर्थडे है क्या? अनुराग यादव, तुम्हारा भी हैप्पी बर्थडे है, तुम्हें बर्थडे भी बोलने हो, तुम्हारा केक भी कट करेंगे, ठीक है। ठीक, अब इतना बहुत है हमारे स्कैटरिंग के लिए, इतना बहुत है, ठीक है ना, इतना बहुत है जितना बता दिया तुम्हें, इससे ज्यादा कुछ और जानने की जरूरत नहीं है ज्योग्राफी में, है ना। ये इसलिए बता दिया क्योंकि अभी हीट बजट हम लोग बात करने जा रहे हैं, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं हीट बजट, और उसमें इसका यूज होगा, इसलिए हम लोग जो है हीट बजट अब बात करने जा रहे हैं। हम लोग किसके बारे में? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी हीट बजट, हम लोग हीट बजट के बारे में बात कर रहे हैं। अरे हीट बजट से याद आया बजट, हीट बजट से याद आया बजट। और बजट आप सब जानते हैं, ज्यादातर लोग घर से बाहर भी रहते हैं, कुछ लोग घर में रह के भी अपने बजट को मेंटेन करते हैं, उनको पॉकेट मनी मिलता है, कुछ अर्निंग भी आप लोग में से हैं जो करते हैं, जो जॉब करते हैं, जो बेसिकली अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं। कई सारे मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानता हूं जो खुद ही इस समय सब इंस्पेक्टर हैं, है ना, और वो लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं जीएस की और आईएएस बनना चाह रहे हैं, वेरी गुड, विच इज वेरी गुड। तो आप लोग अपना बजट का एंगल तो समझते हैं। अब हमने तो बजट सबसे पहले कब समझा? हमने इकोनॉमी तो बाद में पढ़ी, इकोनॉमी कौन ही पढ़ता है 9th 10th में, 11th 12th में अपना वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला सिस्टम था, कोई एसएसटी थी नहीं।
उसके बाद हम चले गए बॉम्बे। बॉम्बे में पढ़ाई करने लगे, तो बॉम्बे में कोई मतलब ही नहीं था इकोनॉमी का। इकोनॉमी हम लोग ने पढ़ी थी हालांकि, लेकिन उससे पहले ही हमने बजट समझ लिया था। बजट आप कैसे समझते हैं? जब आप बाहर रहने लगते हैं, तो बजट जो है, बजट आपको मैनेज करना पड़ता है। बजट आपको मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं आपको, है ना। मैं सेकेंड ईयर तक तो हॉस्टल में था। अब हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, हॉस्टल में कमरे अच्छे थे, बेड अच्छा था, और बॉम्बे में बड़ा बढ़िया कॉलेज में हॉस्टल था, बड़ा मजा आ रहा था। सेकेंड ईयर में क्या हुआ? सेकेंड ईयर में हो गया बवाल, सेकेंड ईयर में हो गया लड़ाई, है ना। और लड़ाई हम लोग ने कर ली, और लड़ाई करी तो थोड़ा क्या हुआ कि कुछ ज्यादा लड़ाई होगी बड़ी, उसमें कुछ मार वार ज्यादा दिया हम लोग ने। तो मार वार जब ज्यादा दिया हम लोग ने, तो हमारे हॉस्टल में ही हमने लड़ाई करी थी, तो हम लोग को हॉस्टल से कुछ 7-8 लोग थे, हम लोग को जो है वहां से हॉस्टल से निकाल दिया गया और कहा गया बेटा थर्ड ईयर में अपना बाहर रहो। तो तब तक तो बॉम्बे का आइडिया ही नहीं था। हॉस्टल मिला हुआ था, बड़े बड़े कमरे थे, खूब बढ़िया बेड था, सी फेसिंग रूम थे, और बड़ा 8th फ्लोर हमारा था, खूब अच्छी सी ब्रीज आती थी, तो बड़ा मजा आता था उस टाइम पे। जब बाहर निकले तब पता चला, और वो भी हम जहां रहते थे दादर इज लाइक वेरी वेरी क्राउडेड प्लेस, और दादर में बड़ा महंगा है हर घर वर। तो हम लोग का क्या हुआ, हम लोग का घर हम लोग को बड़ा छोटा मिल रहा था, तो 2-2.5 हजार में आई एम टॉकिंग अबाउट 2007 की बात में बता रहा हूँ, 6 की बात बता रहा हूँ। तो 6 में क्या हुआ कि उस समय पैसे वैसे ज्यादा थे नहीं यार, मिडिल क्लास फैमिली के आदमी, पैसा ऐसे घर से जो आते थे बजट उसी में अरेंज करना होता था। तो घर से जो भी पैसा आता था उसमें 2000 से 2200 रुपए तो एक केवल हम लोग को जमीन में बेड, जो आपका गद्दा होता है जिसको हम बोलते हैं, कारपेट आप कह सकते हो एक तरीके से, वो गद्दा भी नहीं था, मैट भी नहीं था, है ना। एक तरीके से आप कह सकते हो इट वाज लाइक बड़ा बेकार क्वालिटी का मैट कह लो, है ना, इट वाज समथिंग लाइक दैट। उसके लिए हम जो है 2200 रुपए देते थे। अब हमारा रूम इतना छोटा था, उसी में सब मैनेज करना होता था, ज्यादा पैसे होते नहीं थे। हमारा रूम तो खासकर कैसा था, अब बॉम्बे में जब आप बॉम्बे में रहते हैं तो क्या होता है कि छोटे छोटे रूम्स होते हैं। हमारा रूम तो ऐसा था कि हमारे रूम के जो खिड़की थी, हम लोग जब अपने रूम की खिड़की खोलते थे बाहर की तरफ, तो हम लोग दूसरे के रूम में एंटर कर जाते थे, ठीक है। तो ऐसे तो हम कमरे में रहते थे कि खिड़की खोली और दूसरे रूम में पहुंच गए, है ना। अब इत्तेफाक से क्या हो रहा है दूसरे रूम में, नेवर नो, तो हम लोग लॉक वॉक करके रहते थे। तो ये वाली तो हमने सिचुएशन देखी थी बजट में। अच्छा, बजट में एक और एग्जाम्पल हम लोग ने बड़ा तगड़ा देखा था। क्या होता था कि जब हम लोग के कॉलेज टाइम में बहुत सारे लड़के थे, स्मोक करते थे। अब बॉम्बे में हैं आप, तो एक आदत हो जाती है लोगों को, बहुत सारे लड़के करते थे। तो जब उनका पैसा आता था शुरुआत में, तो वो लोग जरा बड़ा हाई फाई शो करते थे, है ना। बढ़िया बढ़िया उस समय जो होती थी, उस समय बेंसन हेजेस, मार्लबोरो राइट, ये सब महंगी सिगरेट होती थी, तो महंगी सिगरेट पिया करते थे वो लोग उस टाइम पे। और ये जो शौक होता था उनका 10 दिन तक होता, 10 दिन तक उनका बजट जो था उनको ये इसका अलाउ करता था। अब इसके बाद उनके पैसे कम होने लगते थे। अब पैसे कम हो जाते थे तो फिर वो लोग क्या करते थे, वो लोग आ जाते थे 5-6 दिन के लिए छोटी गोल्ड फ्लेक पे, है ना। छोटी गोल्ड फ्लेक एक ब्रांड होता है, थोड़ा कंपैरेटिवली सस्ता होता है, इतना सस्ता भी नहीं, कंपैरेटिवली सस्ता होता है। उसके बाद उनके बजट और बिगड़ जाता था, और बजट बिगड़ जाता था तो फिर एक कैप्स्टन आती थी उस टाइम में, कैप्स्टन पता नहीं आती है कि नहीं आती, आई डोंट नो, कैप्स्टन वो लोग पीने लगते थे। फिर 5-6 दिन उसी में होता था। शुरू आखिरी के जो 7-8 दिन होते थे वो इतने उनके कंगाली के दिन हो जाते थे, बजट उनका इतना टाइट हो जाता था कि वो लोग जो है बेचारे बीड़ी पे आ जाते थे, है ना। तो 207 पताका, 555, है ना, ये सब बीड़ी चलने लगती थी। तो कभी कभी तो ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि बेचारे रूम में आते थे, हमारे रूममेट एक थे वो पीते थे, बंगाली थे वो बेसिकली, तो वो सिगरेट विगरेट अपना बीड़ी पीते थे, है ना, बंगाली भाई साहब थे अपने। तो वो हमारे बंगाली फ्रेंड जो थे उनके पास कई लोग मांगने आ जाते थे, भाई एक बीड़ी दे दो, तो वो भी कंडीशन होती थी। तो वहां बजट का कॉन्सेप्ट सीखा हमने, वहां बजट का कॉन्सेप्ट सीखा कि हर महीने आपके पास एक अमाउंट आएगा, आपके पास अमाउंट आएगा 4000, 5000, 10,000, 15,000, जिसकी जैसी सामर्थ्य होता है, जैसी उसकी कैपेसिटी होती है, उस हिसाब के साथ पैसे आएंगे, और उस हिसाब से आपको जो है खर्चा करना होगा, उस हिसाब से आपको खर्चा करना होगा। तो एक आपके पास इनकमिंग होगा, दूसरा आपके पास आउटगोइंग होगा, ठीक है ना। अब जो समझदार लोग होते थे, लड़के तो एकदम समझदार नहीं होते थे, हम लोग के पास तो आखिरी में एकदम कंगाली हो जाती थी। आखिरी के 5-6 दिन हम लोग जो है एकदम भिखारियों की तरह रहते थे, ठीक है ना, एकदम खाने आने की भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन लड़कियां जो है बड़ा अच्छा मैनेज करती थी। तो बेसिकली हीट बजट जो है लड़कियों पे ज्यादा फिट बैठता है। लड़कियां अपना बजट बड़ा अच्छे से संभाल के रखती थी, बड़ा मेंटेन करके रखती थी। आखिरी टाइम पे भी उनके पास जो है 1000 रुपए, 2000 रुपए बचे रह जाते थे, है ना। तो हम लोग की आसरा वही लड़कियां होती थी, उन्हीं से हम लोग उधार मांगते थे, है ना। हम लोग उन्हीं के दम पे चलते थे। हमारा आखिरी 4-5 दिन जो है बेचारा, हम लोग कह सकते हैं बेचारे हम लोग थे, हम लोग के उन्हीं के आसरों पे चलते थे। तो वहां पे हमने क्या सीखा, वहां पे हमने सीखा, एक आपका इनकमिंग आ रहा है, लड़कियों को मैंने देखा तो एक इनकमिंग आ रहा है। दूसरा उन्होंने क्या करा, आउटगोइंग आ रहा है, जा रहा है, लेकिन उन्होंने अगले महीने से पहले कुछ पैसे बचा लिए।
कुछ पैसे सेव कर लिए, उस पैसे को वो तब खर्च करती थी जब नया मंथ में फिर से आपका क्या आता था, फिर से आपका नया पैसा आता था। तो बेसिकली वो अपने पास एक बैलेंस मेंटेन करती थी। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी कुछ ऐसे ही है, हमारा एटमॉस्फेयर भी कुछ ऐसे ही है कि ये जो है कुछ इनकमिंग रिसीव करता है, कुछ आउटगोइंग यहां पर होती है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ बचा लेता है हर दिन, कुछ बचा लेता है अपने पास हर दिन। उसको बोलते हैं एनर्जी बैलेंस या हीट बैलेंस। वही अब हम लोग समझेंगे, वही यहां पर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। क्लियर है बात यहां पर। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे बजट के बारे में। तो बजट जो है हमारा, बजट, हीट बजट बेसिकली क्या है, हीट बजट बता रहा है इट इज बेसिकली योर बैलेंस योर इक्विलिब्रियम बिटवीन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है ना। तो हीट बजट जो है, हीट बजट इट इज बैलेंस या इक्विलिब्रियम between the, no, it is a balance between, equilibrium between the incoming solar radiation and outgoing टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इन दोनों के बीच में एक बैलेंस है, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन है कि जितना आ रहा है उसको बैलेंस करना है, जितना जा रहा है उसको बैलेंस करना है, ठीक है ना। क्लियर है बात यहां पे। अरे वाह, यू आर फ्रॉम मुंबई। आई हैव स्टेड इन मुंबई इन दादर फॉर लाइक ऑलमोस्ट 5 years, and then when I started my job I was there in Juhu, I was there in अंधेरी, rather I should say, लोखंड वाला जो है वहां पे अंधेरी फन रिपब्लिक जो है, वहां से मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी थी। आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर मैकडोनल्ड्स। मैंने मैकडोनल्ड्स में मैनेजर की तरह ज्वाइन करा था 2007, वहां से मेरा करियर स्टार्ट होता है। 2007 से मेरा करियर स्टार्ट होता है। मैंने मैनेजर की तरह ज्वाइन करा था मैकडोनल्ड्स में, ठीक है ना। तो बड़ी अच्छी यादें हैं बॉम्बे के साथ। मेरा पूरा कॉलेज टाइम वहीं पर रहा है और आई लव बॉम्बे, मुझे बॉम्बे बहुत पसंद है। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोग देखेंगे इनकमिंग को समझते हैं पहले। नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दी इनकमिंग सोलर रेडिएशन। बड़ा आसान सा है बजट, कोई बजट बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, यहीं पे क्लास में याद हो जाएगा। अब इनकमिंग सोलर रेडिएशन का मतलब क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन का मतलब क्या है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान समझो, ठीक है ना। कौन सा कॉलेज? आई वॉज देयर इन IHM मुंबई। आई डिड माई होटल मैनेजमेंट फ्रॉम मुंबई। And I was there in Dadar Catering College, which is like one of the best institute for hotel management in India. आप कह सकते हो रैंक 1 रहता है हमेशा, ठीक है। वहां से मैंने करा था एंड मैकडोनल्ड से फिर वहीं से प्लेसमेंट हुआ था। देखो इधर समझो बात को, अभी अपने बारे में बताएंगे डिटेल में। इधर देखो, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जब हम बोल रहे हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन तो ऐसे समझ लो, इट इज लाइक दिस। इसको थोड़ा सा हम लोग जो है सिस्टमैटिक बनाते हैं, ठीक है, इसको सिस्टमैटिक बनाते हैं। और यहां पे सपोज ये जो है हमारा, दिस इज द आउटर लिमिट, है ना, ये आपका आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर है बेटा। इसके ऊपर एक्सोस्फेयर के ऊपर है ये ना, स्पेस है बेसिकली। दिस इज व्हाट आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब ये आपका क्या है, दिस इज योर स्पेस, ये आपका स्पेस है, ठीक है ना। अब यहां पे जो हमारी सोलर रेडिएशन यहां पर है, जो हमारी सोलर रेडिएशन है ये 100% है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में अब एंटर करेंगे। ये कहां एंटर करेंगे? ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, ठीक है ना। तो यहां पे ये 100% है। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन हमने मान लिया कितना है हमारा, इसको 100% हम मान लेते हैं। 100% मतलब आउटर यहां पे जो है ये हमारा 100% है। हर दिन ये आपका ऐसे ही 100% यहां रिसीव हम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इसमें आपका सबसे पहली चीज तो क्या है कि ए, है ना, लॉस ऑफ सोलर
रेडिएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, कितना है, दिस इज, मान लो ये है तुम्हारा A प्लस B प्लस C, इट इज योर 35%, ठीक है। अभी मैं लिख रहा हूं, पहले लिखते रहो, फिर उसके बाद बता रहे हैं क्या है, ठीक है। तो पहली चीज, लॉस या लॉस ड्यू टू क्लाउड कितना है, 27%। लॉस ऑफ सोलर रेडिएशन, लॉस मतलब लॉस ड्यू टू जो लिखा है इसका मतलब सोलर रेडिएशन है, लॉस ड्यू टू लॉस ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स, it is 6%, and loss due to earth surface reflection, this is 2%। तो ये कितना हो गया, 27 प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 35। तो यहां पे क्या है, ध्यान सुनो, यहां पे क्या है कि यहां पे हम बता रहे हैं कि इट इज लाइक दिस, कि सपोज दिस इज योर अर्थ सरफेस, ये हमारा अर्थ सरफेस है, दिस इज योर अर्थ सरफेस, ठीक है ना, ये अर्थ सरफेस है, और अर्थ सरफेस पे यहां पे यू हैव व्हाट, यू हैव दिस इज योर क्लाउड, यहां पे क्लाउड है। अब क्लाउड क्या है, कहीं पे थिन क्लाउड है, कहीं थिक क्लाउड है ना, कहीं पे आप देखेंगे तो अलग अलग जगह पे कहीं ज्यादा होंगे कहीं कम होंगे, ओवरऑल हमारे अर्थ सरफेस के कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाउड है। आज यहां बारिश हो रही है, हम लोग को इंडिया में बारिश हो रही है, कल हम लोग देखेंगे, मतलब कल इन द सेंस कि बाद में कभी ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो रही होगी, कभी साउथ अफ्रीका में हो रही होगी, कहीं साउथ अमेरिका में, कहीं नॉर्थ अमेरिका में। तो हमारे अर्थ में कई जगह पे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, और इन क्लाउड्स से जब आपकी सोलर रेडिएशन आके हिट करती है तो ओवरऑल हमारे जितने भी क्लाउड्स हैं वो ओवरऑल मिलके थिन क्लाउड, थिक क्लाउड, पतले क्लाउड, फलाना क्लाउड, ये जो है आपके स्पेस में 27% ये वापस भेज देंगे। ये हमारे अर्थ सरफेस पे जो अर्थ है हमारा, उसको एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, अर्थ हमारा जो है एब्जॉर्ब करेगा नहीं, वो क्या हो रहा है, टकरा के चला जा रहा है, किससे, क्लाउड से। ऐसे ही हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, वी हैव डस्ट पार्टिकल्स, हमारे कई सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, यू हैव डस्ट पार्टिकल्स, ऐसे ही आपके क्या हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स में जब सनरेज आके पड़ रही हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स तो हमारे एटमॉस्फेयर में कई जगह है, ये लगभग जो आपका 100% आ रहा है उसका 6% ये वापस कर दे रहा है, उसका ये 6% वापस कर दे रहा है, ठीक है ना। और हमारा जो अर्थ है, अर्थ की जो सरफेस है, अब हो सकता है अर्थ की सरफेस में कहीं पे हो सकता है ग्लेशियर्स हों, कहीं पे कुछ अलग अलग टाइप के अलग अलग आपके सरफेस होंगे। तो अर्थ सरफेस पे जब आके सनलाइट हिट करता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग, जब अर्थ सरफेस पे आके सनलाइट हिट करता है तो अप्रोक्सीमेटली आपका 2% ये रिफ्लेक्ट हो जाता है अर्थ सरफेस से, 2% ये रिफ्लेक्ट हो जाता है अर्थ सरफेस से। मतलब कुल मिला के अगर हम देखें तो 35% तो हमारा अर्थ सरफेस जो है, अर्थ जो है हमारा, अर्थ का एटमॉस्फेयर और अर्थ सरफेस 35% तो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, मतलब आ ही नहीं रहा है, उसकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं, ये तो पहले ही स्पेस चला गया। ये क्या हुआ, ये टकराया गया, स्पेस चला गया। 6% जो है लगभग हमारा 6% सोलर रेडिएशन, डेली की बात कर रहा हूं मैं, ये डेली फिनोमेना है, ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई लंबे समय की बात कर रहा हूं, दिस इज डेली फिनोमेना, ये हर दिन हो रहा है, हर दिन 6% रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, हर दिन 27% क्लाउड से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, हर दिन 6% डस्ट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, हर दिन हमारे सरफेस से अप्रोक्सीमेटली 2% रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो कुल मिला के देखेंगे आप तो 27 प्लस 6 इज इक्वल टू 33 प्लस 2 इज योर 35%। 35% जो है हर दिन हमारा जो है सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। बचा कितना मतलब अब अगर हम इसको देखेंगे तो रिमेनिंग सोलर रेडिएशन, तो बचा कितना अब सोलर रेडिएशन, तो आप कहेंगे सर सिंपल है, 100 में से 35 माइनस कर दो तो कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 65%। बचा कितना हमारा 65, बचा कितना 65 बचा, ठीक है ना।
क्या 65 जो ये है हमारा परसेंट सोलर रेडिएशन, क्या हमारा अर्थ सरफेस रिसीव कर रहा है? क्या 65% हमारा अर्थ सरफेस रिसीव करेगा? देखना पड़ेगा। क्या होता है, क्या होता है कि आपको याद होगा कि हमारे क्लाउड, हमारे एटमॉस्फेयर में सिंगल नाइट्रोजन का एटम है, राइट? हमारे एटमॉस्फेयर में सिंगल ऑक्सीजन का एटम है। इसी एटमॉस्फेयर में हमारे O3 भी है। इसी एटमॉस्फेयर में हमारे क्या है, वाटर वेपर भी है। अभी सबके बारे में मैंने बताया था, हमारा एटमॉस्फेयर जो है एब्जॉर्ब भी करता है। मैंने बताया था ना कि कुछ गैसेस हैं, वाटर वेपर हैं, ये एब्जॉर्ब भी करती हैं सोलर रेडिएशन को। तो आप कहेंगे बिल्कुल आपने बताया था सर। और ये बेटा कितना कर रही हैं, यहां पर जब आपकी सोलर रेडिएशन आ रही है तो ये जो सोलर रेडिएशन है, ये जो 65% आप था, इसका 65% में से एब्जॉर्प्शन हो जाता है 14%। तो 14% जो है यहां पर एब्जॉर्ब हो जा रही है एटमॉस्फेयर में, है ना? तो यहां पे क्या हमने देखा, यहां पे आप क्या लिखेंगे, यहां आप लिखेंगे कि इट इज बेसिकली सी। तो आप यहां लिखेंगे एब्जॉर्प्शन बाय द एटमॉस्फेयर, एब्जॉर्प्शन बाय द एटमॉस्फेयर। तो ये कितना हो रहा है, इट इज 14%। एटमॉस्फेयर कितना एब्जॉर्ब कर ले रहा है, 14% आपका एब्जॉर्ब कर ले रहा है, 14% एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब कितना बचा, तो अब आप कहेंगे 51% बचा। अब हमारे पास 65 में से अगर 14 माइनस कर दोगे, 65 में से 14 माइनस कर दोगे तो कितना हुआ, 51%। 65 में से अगर आप 14 माइनस कर देंगे तो 51%। अब ये 51% हमारे अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा। ये 51% अर्थ सरफेस का इंसोलेशन होगा। ये 51% हमारा, आप कह सकते हो, इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस रिसीव कर रही है, यही 51% है। तो यहां पे बचा कितना, यहां पे सोलर रेडिएशन आने पे तो बचा 51%। क्यों? क्योंकि 65 में से 14 आपका माइनस हो गया, 65 में से 14 माइनस हो गया तो बचा 51। बचा कितना, 51। ये भी 51 जो है ये भी अलग किस्म से आ रहा है। देखो यहां पे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डी अगर आपसे पूछा जाए, डी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस, तो आप कहेंगे 51%। कितना कहोगे, 51%। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज कह दोगे, क्या? 51% के साथ एक और चीज कहोगे, ठीक है ना? वो ये है, यहां लिख दोगे तुम A प्लस बी, हाँ 51%। अब बात यह आती है कि A प्लस बी क्या है। 51% तो अर्थ हमारा रिसीव करा है, लेकिन ये A प्लस बी क्या है? तो A प्लस बी आपका जो है, A जो है, A है एज डायरेक्ट सोलर रेडिएशन की तरह 34% अर्थ हमारा रिसीव करता है, और B जो है वो रिसीव करता है इनडायरेक्टली डिफ्यूज्ड डे लाइट के फॉर्म में 17%। कितना, 17%। तो यहां पे जो ये 51% है, इसमें 34% जो अर्थ रिसीव कर रहा है, दिस इज लाइक योर डायरेक्ट सनलाइट। ये डायरेक्ट सोलर रेडिएशन है, दिस इज डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, ये डायरेक्ट सोलर रेडिएशन है। और 17% जो मैंने आपको बताया था, क्या? डिफ्यूज्ड डे लाइट की तरह, डिफ्यूज्ड डे लाइट की तरह। तो हमारा अर्थ इस तरीके से इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव कर रहा है। यह है इनकमिंग के बारे में बात। ये किसके बारे में बात है? इनकमिंग के बारे में बात है, ठीक है? ये किसके बारे में बात है? इनकमिंग के बारे में बात है। ठीक, तो लिख लो और लिख के बताओ डन। होटल मैनेजमेंट से ज्योग्राफी कैसे? होटल मैनेजमेंट से ज्योग्राफी में भी नहीं आया डायरेक्ट।
होटल मैनेजमेंट से आई डिड माई MBA. I did my MBA from Jaipur. And then I started working. I got campus placed, and I went to Bangalore. And Bangalore 2010 I started working in Bangalore. और उसी साल जब मैं MBA कर रहा था तो कुछ ऐसा था मन में लगा कि I should prepare for civil services also. दिमाग में ऐसा था कि यार कुछ करना चाहिए ऐसा. लेकिन ये भी था कि मिडिल क्लास फैमिली से थे तो MBA में अपना एजुकेशन लोन एक बड़ा अमाउंट था और ग्रेजुएशन का पैसा पूरा पापा ने दिया था. तो मैंने सोचा कि एक अपना अमाउंट जो है वो अपने खुद से देना चाहिए. तो हम लोग का उस समय लोन ही का पैसा 20-22 हज़ार रुपये पर मंथ आता था. तो जॉब छोड़ नहीं सकते थे और UPSC की तैयारी केवल कर नहीं सकते थे. लेट डिसीजन था. आफ्टर माई MBA आई डिसाइडेड कि आई शुड प्रिपेयर फॉर UPSC. फिर UPSC जब पढ़ाई करना चालू करी तो बहुत लेट पढ़ाई करना चालू करी. 2010 में 9 में ही स्टार्ट करा था और 10 का पेपर मैंने जो है जॉब के साथ साथ 10 का पेपर अपीयर करा. उस साल प्रीलिम्स निकाला एंड उसका मेंस दिया एंड इंटरव्यू तक गया मैं. फिर हुआ नहीं 5 नंबर से मेरा. फिर मैं दूसरी बार फिर से गया. फिर से मैंने जो है पेपर दिया. फिर से मेरा इंटरव्यू तक गया मैं. फिर भी नहीं हुआ. 2011 हो गया. ठीक है ना. 2011 हो गया और 2012 में जो है शादी हो गई. ठीक है ना. 2012 में शादी हो गई क्योंकि शादी जो थी वो अरेंज नहीं थी इसलिए शादी टाइम से करना पड़ गया है ना. छोटी उम्र में शादी हो गई. 27 के थे हम उस समय जब हमने शादी कर ली थी. 27 के थे. 28 में लगने वाले थे. तो उस समय मतलब 27 कंप्लीट करा था. 28 में लगे थे. शादी कर ली. अब क्या था, 2 ऑप्शन थे मेरे पास. अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे. एक ऑप्शन था कि मैं अभी भी जॉब के साथ प्रिपरेशन करूं और पूरा टाइम अपना डेडिकेट करके इसमें दूं, UPSC में दूं. ठीक है. और मुझे ये ऑप्शन जो है काफी अट्रैक्टिव भी लग रहा था. लेकिन एक डर था मन में, है ना. एक डर था मन में कि अगर कहीं हमने अपनी लाइफ में अब शादी के बाद UPSC की किताबों को ज्यादा डेडिकेशन दे दिया तो ऐसा ना हो कि हमारी वाइफ किसी और को डेडिकेटेड हो जाए. तो हमने सोचा यार कि लाइफ में एक ही चीज कर सकते हैं. जो करना था कर चुके हैं. अब एक ही चीज पे फोकस करते हैं, वो है अपनी वाइफ पे फोकस कर लें. तो बस वहां से है जो अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छूट गई. शादी के बाद कोई पढ़ाई नहीं. शादी के बाद कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाती है और बड़े बिरले होते हैं. मैं लोग निकालते भी हैं शादी के बाद भी. हैट्स ऑफ टू देम. और वो जैसे निकाल लेते हैं. तो अपना सिस्टम सही था कि हमने कहीं आके किताबों पे टाइम दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मिसेज जो है किसी और को टाइम दे दे तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता. तो हमने कहा किताबों को टाइम नहीं, मिसेज को टाइम दे दो. हमने वहीं से डिसाइड करा और वहीं से फिर अपनी कहानी अलग हो गई. ठीक है. क्लियर है बात यहां पर. अब ये जो है हमारा, ये जो है, ये तुम लोग ने अगर समझ लिया तो ये तो इनकमिंग हमने समझ लिया. ये दिस इज लाइक इनकमिंग. ये तो आने वाला हमने समझ लिया. दिस इज आने वाला. आने वाली जो सनलाइट है उसको हमने समझ लिया. ठीक है. हमारे जीवन में कुछ अरेंज नहीं हुआ है निखिल, है ना. हमारे जीवन में कुछ भी अरेंज नहीं हुआ है. हम सब जो है अरेंज पे हम बिलीव नहीं करते हैं. यस, होम मिनिस्टर तो बेटा सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना. तुम लोग मेरे दर्द को समझ पाते होगे, है ना. जब जब अपने पापा की तरफ देखते होगे तो तुम्हें दर्द मेरा एहसास होता होगा. यहां पे अब आ जाओ और हम लोग बात करते हैं आउटगोइंग की. ठीक है ना. इनकमिंग की हमने बात कर ली. अब बात करते हैं किसकी, आउटगोइंग की. आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. ठीक है ना. तो हमने देखा यहां पे क्या, हमने देखा कि 51% हमारे अर्थ सरफेस में आया है. हमारे अर्थ सरफेस में कितना है, 51% आया है. ठीक है ना. अब देखो इधर देखो, आओ इधर आ जाते हैं, वापस आ जाओ. चलो ठीक है ना, वापस आ जाओ. तो यहां पे अगर आप लोग देखेंगे, यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे अर्थ ने जो है, अर्थ सरफेस ने कितना आपका हीट लिया है. तो हमारा जो है 51% इसने हीट ले ली है. सोलर रेडिएशन से इसने कितनी हीट ली है, सोलर रेडिएशन से 51% उसकी हीट इसने ले ली है. सोलर 1% से, है ना.
अरे नहीं नहीं, इसमें दिल से ना लगाओ यार, ऐसा नहीं है। तो तुम लोग का एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा है ना, ऐसा नहीं है। हमारी हमारी हमारा जो बेटर हाफ है हमारी, हमारे बहुत सपोर्ट करती हैं, है ना, बहुत सपोर्ट करती हैं। वो कहती हैं कि कुछ नहीं, पैसे कमाओ, उसका जो है 80% हमको दे दो, हम तुम्हारा जीवन भर सपोर्ट करते रहेंगे, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो परेशान मत हो, शादी जो है खतरनाक चीज नहीं है, शादी बहुत अच्छी चीज है। इधर देखो, इधर 51% पे आ जाते हैं, 51%। अब 51% क्या है, जो ये 51% आया हमारे पास, जो 51% आया, इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहीं पे हमारी क्या है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, बहुत सारे हमारे फॉरेस्ट हैं, सॉइल है, मॉइस्चर है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। और यहां पे क्या है, यहां पे क्या है कि ये जो आप इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, जब इस पे सनलाइट पड़ेगी, इस वाटर बॉडी पे सनलाइट पड़ेगी, लेक्स पे सनलाइट पड़ेगी, 51% जो है ये भाई, यही 51% तो क्या करेगा, हमारे वाटर को इवेपोरेट कर देगा। यही 51% में तो कुछ अमाउंट होगा जो वाटर के इवेपोरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे वेजिटेशन है, उससे इवेपोर ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहां पे क्या है, यहां पे याद रखिएगा कि इस तरीके से 51% जो है, 51%, इसमें भाई साहब 19% तो चला गया किसमें, इसमें 19% चला गया हमारे, माइनस कर दो 19%, 51 में से किसमें चला गया, यूज हो गया, ये यूज हो गया इवेपोरेशन में। ये किसमें यूज हो गया, इवेपोरेशन में यूज हो गया, ठीक है ना, ये इवेपोरेशन में यूज हो गया, बहुत बढ़िया बात। 51 में से -19। इसके साथ साथ हमारा जो अर्थ सरफेस है, जब हमारा अर्थ सरफेस आपका गर्म हो रहा है, ध्यान सुनिएगा, जब हमारा अर्थ सरफेस गर्म हो रहा है, तो इस अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में बहुत सारी एयर आएगी कि नहीं आएगी, बताओ मुझे। जो अर्थ सरफेस बेटा हमारा गर्म है, लाइक दिस इज योर अर्थ सरफेस, ये हमारा अर्थ सरफेस है, और अर्थ सरफेस हमारा क्या हो रहा है, अर्थ सरफेस के ऊपर एयर आ रही है। जब ये एयर से छू रही है, इस अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है, तो वो भी गर्म हो जा रही है। कैसे गर्म हो रही है, कैसे गर्म हो रही है कि अर्थ सरफेस ने अपनी हीट किसको दे दी, वहां पे क्लाउड्स को दे दी, एयर को दे दी, नॉट क्लाउड्स, आई एम रियली सॉरी, एयर को दे दी। जो वहां पे आपके जो आपका एयर है, एयर को उसने अपनी हीट दे दी, एयर को हीट दे दी। और इसी को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, तो 9% यहां पे क्या हो रहा है, 9% यहां पे कंडक्शन हो रहा है। और यही गर्म वाली जो हीट है ना, यही गर्म हीट, ये आपकी ऊपर उठ जाती है। ये जो गर्म वाली एयर है, ये हमारी इस तरीके से राइज कर जाती है। हमने देखा था इक्वेटर में भी, ये गर्म जो एयर होती है राइज कर जाती है, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में 9% तो वहां से निकल गई, बची हमारी 23%, बची हमारी कितनी, 23%। अब 23% यहां पर जो है, 23%, ध्यान सुनो, 23% इंफ्रारेड रेज, मतलब कि टेरेस्ट्रियल रेड की तरह हमारी क्या होती है, यहां से निकल जाती है। तो 23% जो है, 23% ये आपकी अर्थ जब गर्म हुई है, तो हर गर्म चीज से रेडिएशन निकलती है, और जो अर्थ से निकलती है भाई साहब, उसको बोलते हैं क्या, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। उसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। तो 23% यहां से जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन चली गई, ध्यान सुनिएगा, 23% यहां से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन चली गई। लेकिन यहीं पे इनका स्वागत करने के लिए कुछ कुछ ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं, तो याद रखिएगा, इसी 23% में 6% ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, 6% विल बी 6% of terrestrial radiations are trapped by greenhouse gas। ये भी बात सही है भाई, यहां ग्रीन हाउस गैस भी तो है, और ग्रीन हाउस गैस अगर है, ग्रीन हाउस गैस है तो क्या करेगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ट्रैप कर लेगा। इसका मतलब हमारे स्पेस में, इसका मतलब इफ दिस इज योर स्पेस, हमारे स्पेस में 17% यहां से, हमारे स्पेस में 17% आपकी जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की तरह चीजें चली गई, 17% निकल गई। याद रखिएगा कितना निकल गई, 17% निकल गई। अब हमने क्या बताया आपको, यहां पे हमने आपको बताया कि लॉस ऑफ हीट
इज इक्वल टू 51%। लॉस ऑफ हीट कितना होगा? 51% आया है तो 51% निकल जाएगा, है ना। ये जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल एडिशन है 51% होगी, तो लॉस ऑफ हीट इज 51%। बट दिस इज व्हाट? दिस इज ए प्लस बी प्लस सी। तो ए क्या है हमारा? ए है लॉस थ्रू इवेपोरेशन। लॉस थ्रू इवेपोरेशन ये कितना है? तो आप कहेंगे दिस इज 19%, ठीक है ना। फिर दूसरा लॉस थ्रू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ये कितना है? दिस इज 9%। और फाइनली हमारा लॉस थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कितना है? तो देन इट इज 23%। तो कुल मिला के ये कितना हुआ? ओवरऑल इट इज 51%। हमारे अर्थ सरफेस ने 51% रिसीव करी, अर्थ सरफेस ने 51% छोड़ दी, फिर 51% छोड़ दी। समझ में आई? मंतशा आपका अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो चेंज करने की सोचना ही मत, और अगर कोई और सब्जेक्ट है तो यार ये आप लोगों को बात करनी पड़ेगी मैनेजमेंट में। आई कैन नॉट, मुझे मालूम नहीं है ना, मुझे मालूम नहीं है, ठीक है ना। मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे चेंज होता है, बट आई गेस आपको बात करनी पड़ेगी हमारी टीम से। कॉन्टैक्ट में वो जो आता है ना ऑप्शन आता है आपके एप्लीकेशन में, कॉन्टैक्ट अस में, उसमें आप बात करिए। आई थिंक आपकी कस्टमर केयर में बात होगी, आपकी हमारे जो कॉल सेंटर की टीम है उससे बात होगी। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्शन अभी मैं टेम्परेचर में बताता वैसे कि व्हाट इज कंडक्शन ऑन, फिर भी सुन लो कंडक्शन क्या है। कंडक्शन इज अ प्रोसेस। कंडक्शन क्या है? ध्यान सुनना, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा ऋतुराज। कंडक्शन जो है, कंडक्शन वो आपका, ठीक है ना, वो आपका जिसको बोलते हैं हम, एक प्रोसेस है जिसमें इट इज अ प्रोसेस इन विच the heat is getting transferred when two bodies are coming in contact। दो बॉडीज जब आपकी कांटेक्ट में आती हैं तो हीट ट्रांसफर होता है, मॉलिक्यूल से आपका हीट ट्रांसफर होता है, और ये तब होता है आपका कंडक्शन जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। इसका आपका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, आपने यहां पे चिपकाया इसको, तो ये क्या होगा? इस वाले से जिसका ज्यादा टेम्परेचर है उससे कम वाले में हीट ट्रांसफर होती रहेगी, और इस तरीके से क्या होगा? आपका दोनों का टेम्परेचर जब तक बराबर नहीं आ जाता तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी। या आप इसको हटा लेंगे तो हीट ट्रांसफर रुक जाएगी, या ट्रांसफर हीट आपकी तभी रुकेगी जब दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था आयन करते हैं आप, आयन प्रेस होता है, उसको क्या करो? कुछ ना करो, गर्म करो आज, और गर्म करने के बाद जो है अपने हाथ में या किसी के भी हाथ में चिपका दो। कोशिश करना कि परिवार वाला वो ना हो, ठीक है ना, नहीं तो वो भारी पड़ सकता है तुम्हारे लिए। तो यहां पे आपने चिपका दिया, तो जब आप चिपकाएंगे तो क्या होगा? एकदम से उनको सनसनाहट, झंझनाहट महसूस होगी, और वो जो सनसनाहट, झंझनाहट महसूस हो रही है वो बेसिकली क्या है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट आपकी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना, इसलिए उनको सनसनाहट और झंझनाहट महसूस होगी। इसका मतलब तुम समझ जाना कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कंडक्शन का एकदम सफल हो गया। अब यहां पे क्या है? यहां पे हमारी हीट जो सरफेस है, ये सरफेस हमारी क्या है? सरफेस बहुत गर्म है, और इसके कांटेक्ट में जैसे ही एयर आती है, ये सरफेस बहुत गर्म है, इसके कांटेक्ट में जैसे ही एयर आती है तो ये आपकी क्या हो जाती है? यहां पे एयर क्योंकि ठंडी है, सरफेस गर्म है, सरफेस अपनी हीट ट्रांसफर कर देती है। दिस इज व्हाट कंडक्शन इज, ठीक है ना। इज इट क्लियर? सर आपका ऑप्शनल क्या था? गौतम कैसी बात करते हो यार, मेरा ऑप्शनल था आपका ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ज्योग्राफी तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है ना, ज्योग्राफी तो हो गई। ठीक है ना। यहां पे तो ये जो है हमारा, ये हमारा क्या हो गया? दिस इज आउट गोइंग। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बहुत ध्यान समझो, एक चीज बड़े ध्यान समझो और समझो। यहां मुझे बताओ कि अगर इमेजिन करिए, अगर ये जो हमारी हीट 51% हम रिसीव कर रहे हैं, अगर ये हीट हमारी तुरंत, जैसे मतलब दिन में हमने 51% रिसीव करा, और ये तुरंत सारी हीट वापस चला जाए, कहां पे? स्पेस में चली जाए। सारी हीट हमारी एटमॉस्फेयर से कहां चली जाए? स्पेस में।
तो आपको क्या लगता है क्या होगा? तबाही हो जाएगी, ठीक है ना। आपको मालूम है जो ग्रीन हाउस गैस है, अगर हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, अगर हमारे अर्थ में हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाता? एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाता? 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज है। अगर ग्रीन हाउस गैस ना होती, जो ये ट्रैप कर ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल, मीथेन, तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर होता -18 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर इतना होता, जिसमें दिन का टाइम भी इन्वॉल्व है, जिसमें दिन का टाइम भी इन्वॉल्व है ना। आप इमेजिन करो रात में क्या होता, कुल्फी जम जाती। अगर यहां पे यही सेम चीज, ये जो आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, इससे अगर हमारी पूरी हीट चली जाए, हमारी पूरी हीट चली जाए, तो मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। तो आपको याद है मैंने बताया था, लड़कियां जो होती थी हमारे टाइम पे, जो गर्ल्स होती थी, वो पैसा बचाती थी, है ना। उनका मैनेजमेंट बड़ा तगड़ा होता था। मैं मानता हूं लड़कियों का मैनेजमेंट जो होता है ना, बाय बर्थ, वो बड़ा तगड़ा होता है। वो लड़कियों से ज्यादा मैनेजमेंट आपका अच्छा हो ही नहीं सकता। और इनफैक्ट लड़कियां जो है ना, लड़कियों के अंदर जो पावर होती है वो आपके अंदर है ही नहीं, और वो आप लड़के कभी ले ही नहीं पाएंगे। आप लड़कियों को देखिए, जब लड़कियां पैदा होती हैं उसके टाइम से ही उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, फैमिली को देखना, सही से चलो, ऐसे करो, वैसे करो, दुनिया भर का प्रेशर होता है, ठीक है ना। तुम लड़की हो, संभल के चलो। फिर बड़ी होती हैं, टीनेजर होती हैं, और ज्यादा परेशानी, और ज्यादा उनको दुनिया भर देख के चलने पड़ता है, खुल के नहीं जी पाती हैं, बहुत प्रेशर होता है। समाज ऐसा ही है, सोसाइटी ऐसी है, विच इज देयर। तो लड़कियां क्या है, वहां फाइट कर रही हैं। किसी की बहन है, किसी की बेटी है, शादी हो जाती है, किसी की वाइफ बन जाती है, पत्नी बन जाती है, उसका अलग बोझ है। किसी की डॉटर इन लॉ बन रही है, वो नई फैमिली में जाके एडजस्ट करती हैं, संभालती हैं। ग्रेट, मतलब है ही नहीं, उनके जैसा पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता। फिर वो मदर भी बनती हैं। मदर बनने के बाद एक मां का रोल निभाना, है ना, उसी के साथ साथ दुनिया भर की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लड़कियों से ताकत ज्यादा किसी की होती नहीं है। तुम दुनिया भर का जिम विम कर लो, तुम दुनिया भर का जिम विम कर लो, बॉडी वॉडी बना लो, है ना। जैसे ही जिम से बाहर आते हो, लड़की मुस्कुरा के देखती है, तुम पिघल जाते हो, तुम खत्म हो जाते हो। लड़कियों से ज्यादा पावर तुम्हारे है ही नहीं, ठीक है ना। ये जो जिम विम करते हो, बस लड़की एक बार मुस्कुरा के देखती है, तुम्हारी सारी पावर, सब कुछ खत्म। तो लड़कियों के कंपैरिजन कभी ना करना। और लड़कियां मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती हैं, लड़कियां जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती हैं। तो यहां पे एटमॉस्फेयर कुछ लड़कियों से ही, लड़के आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर जैसा है। तो एटमॉस्फेयर हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है? हाँ, मां शक्ति होती है। यस यस। अब देखो, इधर देखो, यहां पे देखो, हमारा एटमॉस्फेयर क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर बैलेंस करता है हीट को। तो एनर्जी और हीट बैलेंस बाय द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर तुरंत ही सारी हीट को छोड़ नहीं देती है दिन में, एक दिन वो स्टोर कर लेती है उसको, एक दिन जो है वो उसको स्टोर कर लेती है, और बाद में दूसरे दिन वो आपको उसको जो है वापस छोड़ती है ना। अब यहां पे देखो क्या है। अब यहां पे हीट बैलेंस समझिए आप। अब हीट बैलेंस आपको समझना पड़ेगा। हीट बैलेंस हो रहा है केवल और केवल आपका यहां पे पहला, है ना। और ये कितना हीट बैलेंस है? तो ये याद रखिएगा, हर दिन 48% हीट बैलेंस मेंटेन करता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 48% हीट बैलेंस मेंटेन करता है। पहला जो है, पहला आप अगर देखेंगे, ठीक है, पहला आप अगर देखेंगे तो पहला क्या है? इट इज एब्जॉर्प्शन बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर। और ये कितना था? हम लोग ने देखा था, दिस इज 14%, ये 14% था। देखो, यही तो हमने देखा था। यहां पे हमने देखा था कि ये जो O3 है, N है, O है, वाटर वेपर है, ये 14% हमारा क्या कर रहे थे? एब्जॉर्ब कर रहे थे। देखो सी पॉइंट क्या लिखा था? एब्जॉर्प्शन बाय द एटमॉस्फेयर। ये हमारे यहां सरफेस तक नहीं पहुंची थी, ये एटमॉस्फेयर ने इसको जो है सोलर रेडिएशन को ही डायरेक्ट होल्ड कर लिया है। तो 14% यहां पर हो गया, 14% यहां पर हो गया एक तो, ठीक है। उसके बाद ये बेटा जो इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है ना, ये जो इवेपोरेशन हो रहा है, ये इवेपोरेशन वाला जा कहां रहा है? ये 19% जो है इवेपोरेशन होके जा कहां रहा है? भाई हमारे क्लाउड में ही तो जा रहा है। और ज्यादातर तो चांसेस हैं कि यही इवेपोरेशन जो है बाद में क्या करेगा? यही इवेपोरेशन बाद में कंडेंसेशन कर लेगा। यही इवेपोरेशन क्या कर लेगा? कंडेंसेशन। मतलब यहां पे क्या बना लेगा? ये क्लाउड्स बना लेगा, है ना। तो ये 19% हमारा जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ही रह जाएगा।
जो ये इवापोरेशन वाला है ये 19% यही रह जाएगा। इसी तरीके से ये जो 9% वाला है ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाएगा, और ये 6% तो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर ही लिया है ग्रीन हाउस गैस ने, है ना। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे अगर आप देखेंगे तो इवापोरेशन के थ्रू हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है, तो आप कहेंगे 19% है ना। अगर आपसे पूछा जाए कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू कितना है, तो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के थ्रू हमारे एटमॉस्फेयर में, भाई अर्थ सरफेस से तो चला गया, अर्थ सरफेस से तो निकल गया, वहां कहानी खत्म, लेकिन एटमॉस्फेयर में तो अभी है, एटमॉस्फेयर में तो है ये, ठीक है। तो ये कितना है, तो ये जो है इट इज 9%, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैस जो एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है ना, तो एब्जॉर्प्शन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाय ग्रीन हाउस गैस, वो कितनी हो रही है, तो आप कहेंगे 6%। तो कुल मिला के दिस इज योर 48%। तो हर दिन हमारा एटमॉस्फेयर जो है 48% स्टोर कर रहा है, जब दूसरे दिन फिर से आपकी वो प्रोसेस हो रही है तो ये 48% को क्या कर रहा है, रिलीज कर दे रहा है स्पेस में। ये ऐसा है जैसे एक बकेट होता है ना, ऐसे इस टाइप का एक बकेट है ये, इस टाइप का बकेट है ये, ठीक है ना। यहां पे एंट्री जो हो रही है दिस इज स्पेस, ये एंट्री हो रही है स्पेस, और यहां पे इमेजिन करो कि इसने हर दिन एक दिन स्टोर कर लिया, कितना इसने स्टोर कर लिया इस बकेट में 48% आपकी एनर्जी या हीट कह सकते हो, इसने स्टोर कर ली। अब हर दिन, ध्यान सुनो, हर दिन जो है यहां पे क्या हो रहा है, हर दिन आपकी नई एनर्जी आ रही है, हर दिन नई एनर्जी आ रही है, तो ये 48% से बाहर आएगा। जो भी 48% से बाहर आ रहा है इसको ये कहां भेज दे रही है, स्पेस में। कह रही चलो भैया स्पेस में, हमें केवल 48% मेंटेन करना है, हमें केवल 48% मेंटेन करना है, बाकी हम भेजते रहेंगे, नई आती जाएगी, हम पुरानी वाली को भेजते रहेंगे। तो ये 48% मेंटेन करके रखती है, तभी हम लोग जो है चैन से रह पाते हैं, तभी हम लोग को यहां पे ठंडक नहीं लगती, नहीं तो अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर है आपको? ठीक है ना भाई। देखो लड़की वड़की की बात, देखो लड़की वड़की की बात पे ना एक बहुत अच्छी तुम्हें चीज दिखाते हैं। एक तुम लोग, क्योंकि लड़की और लड़कों पे तुम लोग डिबेट करो, इससे पहले एक तुम लोग को बहुत अच्छी बात दिखा देते हैं, यूपीएससी क्या सोचता है और यूपीएससी तुमसे क्या चाहता है ना। बहुत ही एकदम सोसाइटी की एक बहुत रियलिटी यूपीएससी ने दिखाई है, वो मैं आपको दिखाता हूं। शायद आपने, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने कितनों ने यूपीएससी का एसए का पेपर देखा होगा इस बार का, 2023 में जो आया था, 2023 में जो एसए का पेपर आया था। आई डोंट नो आप लोगों में से कितनों ने वो एसए का पेपर देखा। लेट मी शो इट टू यू। और अगर नहीं देखा है तो बेटा देख लो, क्योंकि जो है एसए आपको समझ में आ जाएगा कि एसए है क्या। पहली चीज तो एसए जो है आपका, इसकी कहानी समझ लो। पहले कहानी ये है कि ये जो एसए है ना, इस एसए में आपको 2 एसए लिखने होते हैं, आपके 2 सेक्शन होते हैं, और दोनों में से एक एक आपको चूज करना होता है। एंड 125 वर्ड का एक एसए होता है आपका, ठीक है, और 125 मार्क्स का एक एसए होता है। 2 एसए आपके 250 मार्क्स के होते हैं, और एसए आपको 1000 से लेके 12,000 वर्ड्स तक लिखना होता है। अब एसए देखो कितने ब्यूटीफुल है, यहां पे एसए देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं एसए। सेक्शन ए में एसए है। एसए कहता है थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन ऑपोजिट टीम। कितना जबरदस्त ये फिलॉसफी है, ठीक, कि थिंकिंग इज लाइक अ गेम, थिंकिंग एक गेम की तरह है, ये तब तक चालू नहीं होता है जब तक कोई ऑपोजिट टीम नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन, विजनरी डिसीजन मेकिंग, विजनरी लंबा विजन के साथ, विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। इंट्यूशन और लॉजिक का जहां इंटरसेक्शन होता है वहां पे आपका विजनरी डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन आता है, आपका फिर एक आता है, नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट, है ना। सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। एंड फिर आता है आपका क्वेश्चन, एंड दैट इज इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मंडेन, ठीक है ना। यहां पे इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मंडेन। जबरदस्त फिलोसॉफिकल ऐसे है, ठीक है ना। आपको मैं बार बार यही बोलता हूं कि तुम केवल एकेडमिक बुक्स को पढ़ के सेलेक्ट नहीं हो सकते,
तुम्हें अपनी एक थॉट प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी। और वो थॉट प्रोसेस कब होगी? जब तुम द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ोगे या इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स पढ़ोगे, जब तुम डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे, फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ोगे, लाइफ लेसन वाले बुक्स पढ़ोगे, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ोगे, तब आके जाके थिंकिंग डेवलप होगी, तब जाके आप ये सारी चीजें लिख पाएंगे। ठीक है ना? तो यूपीएससी वो किताबी कीड़ा नहीं चाहता है, यूपीएससी किताबी कीड़ा नहीं चाहता, और इसीलिए एस्से ऐसा देता। देखो एक एस्से, तुम लोग लड़की वाली बात करते हैं ना, लड़की और लड़की वाली, तो देखो इसमें कितनी तगड़ी बात इन्होंने पहले दी है। मैं यही दिखाने के लिए तुम्हें मैंने ओपन करा था। गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस, कितनी सही बात है। गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस, बॉयज विद डिमांड्स, ये भी एक चीज है। गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रिस्ट्रिक्शन, बॉयज विद डिमांड्स। यहां पे लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे होते हैं। तो लड़कों के साथ भी एक प्रॉब्लम होती है एस्पिरेशनल, कि उनके साथ भी लोग जो है बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं जोड़ लेते हैं। तो लड़कों के ऊपर भी एक प्रेशर होता है विद डिमांड। टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन, टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन। तो ये सब अब लड़के लड़की बहस ही नहीं करनी। इसने देखो यूपीएससी ने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है ना। और जिसका मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, देखो उसको कितना अच्छा मजा आएगा। यहां पर मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, है ना। मैथमेटिक्स ऑप्शनल वाला भी नहीं लिख पाएगा यहां पर, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। खैर वापस आते हैं बाद में। तो दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बताने के लिए कि एस्से फिलोसॉफिकल है, एस्से समाज का आईना है, एंड आपको सोसाइटी के बारे में, आपको फिलोसफी के बारे में आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। थॉट प्रोसेस होगा देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ठीक है ना। सर हमारे बारे में भी बोलिए। नमन, तुम्हारे बारे में क्या बोलना है बताओ। तुम्हें नमन है ना, तुम्हें नमन है, और क्या बोले। तो दिस इज व्हाट इज योर हीट बजट। ये आपका हीट बजट है, ये आपका हीट बजट है। ठीक है ना। क्लियर है बात यहां पे? इज इट क्लियर? तो हम लोग ने आज जो है हीट बजट इंसोलेशन कंप्लीट कर लिया है। हम लोग ने हीट बजट इंसोलेशन कंप्लीट कर लिया है। और मुझे जल्दी से बता दो कि वो कहां पे तुमने वीडियो देखा। पीडब्ल्यू के ऑफलाइन वाले यूट्यूब चैनल पे तुमने वो देखा है वीडियो? क्या वो वीडियो पीडब्ल्यू के ऑफलाइन वाले चैनल पे आपका आया है? मैं भी देखूंगा, तुम लोग भी देखो, है ना। मैं भी देखूंगा, तुम लोग देखो। आई हैव नॉट सीन इट। इंटरव्यू बेटा, इंटरव्यू क्रैक नहीं होता। ऐसा थोड़ी ना कि इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। आप जानते हैं कंबाइंड मार्क्स होते हैं, आप जानते हैं कंबाइंड मार्क्स होते हैं, है ना। कंबाइंड मार्क्स आते हैं। तो कंबाइंड मार्क्स मेरे उतने नहीं थे, तो 5 नंबर से रह गया। ठीक है ना। हम आपकी तरह किस्मत वाले शायद नहीं थे कि हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटी हो कि हम ऑनलाइन पढ़ लें, है ना। जॉब नहीं करना हो तो जॉब वॉब के साथ बहुत डिफिकल्ट हो गया था लाइफ, है ना। जॉब के साथ इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। इससे कैसे सवाल आते हैं? इससे एक सवाल बड़ा अच्छा आता है, एक सवाल बड़ा अच्छा पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? कि कैसे ग्रीन हाउस गैसेज या जो आपके ग्लोबल वार्मिंग है वो कैसे हीट बजट को इफेक्ट कर रही है। सोचने वाला क्वेश्चन है ना। हीट बजट को कैसे वो इफेक्ट कर रही है। तो इसको आप देखो, इसको, है ना, इसको आप देखो और इसको करना। ठीक है ना। इसको आप देखो और करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पढ़ना। How I ended up being with PW? Yeah, I got a call from PW. I don't know. I got a call from PW. I was teaching in various institutes. I got a call from PW, and then they offered me, and the vision PW has, the vision Alak sir has, is tremendous. Affordable teaching, affordable, coaching. एक अलग रेवोल्यूशन है यार, एक अलग रेवोल्यूशन है। अलग सर की बात ही अलग है। अलग सर का जो विजन है, इट इज ट्रेमेंडस। अलग सर का जो सोचने का तरीका है, ही इज यंग, और अभी वो मुझसे छोटे ही हैं। ही इज लाइक माई ब्रदर, छोटे ही हैं मुझसे एज में, लेकिन उनका विजन इज ट्रेमेंडस, और वो क्या क्या नहीं करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए। तो बस एक अच्छे कॉज के लिए आदमी जुड़ जाता है ना। बहुत सारी चीजों को सोच के, बहुत सारी चीजों को सोच के छोड़ देता है चीजों को और जुड़ जाता है। तो दिस इज हाउ आई एंडेड अप विद पीडब्ल्यू। एंड पीडब्ल्यू के साथ मैं, जब पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला स्टार्ट हुआ था तब से मैं जुड़ा हुआ हूं, है ना। इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तब से जुड़ा हुआ हूं, और आज तक जुड़ा हुआ हूं। अभी तक 2 साल होने को आ जाएगा इस बार। इस नवंबर में 2 साल हो जाएंगे। 15 नवंबर को मैंने ज्वाइन करा था 2022 में, और यूपीएससी वाला अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही है, एंड आई होप कि ये जर्नी मेरी हमेशा पीडब्ल्यू के साथ रहे। मैं वैसे छोड़ने नहीं वाला हूँ पीडब्ल्यू जल्दी, है ना। मुझे कोई मन नहीं है, मैं छोड़ूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि, है ना। ठीक है, ला नीना एल नीनो बोलो जरा प्लीज। मोहम्मद सलीम, अभी ला नीना एल नीना रुक जाओ यार, है ना। कौन नीना किधर से आ रही है, किधर से नीनो आ रहा है
एल नीनो ला नीना होता है पहली चीज तो। चलिए ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आपका पैकेज कितने का है? हमारा पैकेज इतने का है कि हम इंडिया के आप कह सकते हो कि टॉप 1 क्या टॉप 1 से भी कम में कर लो, परसेंटेज में हम लोग आते हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट। ठीक, खुश हो जाओ इसी में।